हाल है गाइस? क्या मैं विजिबल ऑडिबल हूँ? कहाँ रह गए हो सब लोग? जल्दी आओ। हेलो हाय बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो सब लोग? कहाँ हो सब लोग? आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुका है। सो बताना कि मैं विजिबल हूँ, दिखाई दे रही हूँ, ऑडिबल है, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है। चलिए, आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि क्लास 11 का अगर हो जाता वन शॉट तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो क्लास 11 का तो क्लास 11 एंड 12 दोनों का ही बॉटनी और zoology के बेसिस से मैंने वन शॉट ऑलरेडी करवा दिया था। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या क्या बॉटनी से इंपॉर्टेंट आने वाला है वो पूरा बता दिया था, एंड क्या क्या आपका लाइक zoology से इंपॉर्टेंट आने वाला है, दोनों ही क्लास 11 12 दोनों को मिलाकर के मैंने बता दिया था। ठीक है, एंड काफी दिनों बाद हम लोग आज इस तरह से ऐप पर आए हैं क्लास करने के लिए। विजिबल है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। ओके, आज जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग क्लास 11 का, ठीक है, क्लास 11 का 3 चैप्टर 3 यूनिट जो है, चैप्टर वाइज नहीं करें हम लोग, यूनिट वाइज। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो यूनिट वाइज मैं आपको क्या करूंगी, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो सारा करवाऊंगी। संस्कारी कन्या लग रही मैं हूँ भाई। ठीक है, तो तुम लोगों को मैं वो आज 3 यूनिट जो है वो करवाने वाली, यूनिट 1 यूनिट 2 एंड यूनिट 3। ठीक है, ये तीनों यूनिट जो है वो आज ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि तुम लोग में से किसका प्रिपरेशन जो है वो कहाँ तक है और किसका प्रिपरेशन कैसा हालत है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ स्क्रीन को, जस्ट मुझे बताना कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, विजिबल है ना सबको? मुझे तो दिख रहा है, कि तुम लोग सबको भी दिख रहा होगा। बोलो जी, बोलो राइसा। ऐसे तुम टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, तुम चैट्स में टेक्स्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विजिबल है? चलो ओके बच्चों, डन। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस को बिना टाइम गवाए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त है नहीं, तो हमें इसको जल्दी 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 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये यूनिट 1 से, ये जो क्वेश्चन होगा ये यूनिट 1 से होगा। ठीक है, यूनिट 1 में आपके जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स से यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन करवाया, यानी कि लिविंग वर्ल्ड जो है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड बोल दो, वो आ गया। फिर उसके बाद तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, बायोलॉजिकल तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया, उससे आ जाएगा। फिर तुम्हारा प्लांट वाला है, प्लांट हो गया, देन एनिमल हो गया। ठीक है, इन सारे सवाल यहाँ पे तुम्हारे है इस चैप्टर, इस वाले हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, ये यूनिट 1 का। ठीक है, तो यूनिट 1 का जो इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ बच्चों, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो करवा रही हूँ, क्योंकि हमने क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्व किए, तो आप लोग ने जैसा कहा था मैं वैसा क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे आपको बोलती जा रही हूँ, आप लोग मुझे जल्दी जल्दी आंसर जो है वो देते जाना। पहला क्वेश्चन, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम इज, साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट वे क्या है? होमोसेपियन, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस या फिर होमोसेपियंस, इन चारों में से कौन सा है बच्चों? जल्दी से बताओ, इन चारों में से कौन सा है? 1 का क्या लिखा है सबने? इस 1 का ए इज द करेक्ट आंसर। 1 का ए, 1 का ए करेक्ट होगा। ए कैसे करेक्ट होगा? 1 का सी करेक्ट होगा। हम लोग जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, हमारा जो जीनस होता है उसका जो पहला वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? कैपिटल होता है। देन उसके बाद स्पीशीज जो होता है उसका हमारा स्मॉल से स्टार्ट होता है, तो होमोसेपियंस। उसके बाद दोनों में अंडरलाइन भी पड़ता है, राइट? उसके बाद दोनों में अंडरलाइन भी पड़ता है ना, दोनों में अंडरलाइन भी पड़ता है। समझ में आया? तो ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पीशीज इज द लोएस्ट टैक्सोनॉमी रैंक, जीनस कंटेन 1 और मोर स्पीशीज, फैमिली कंटेन ओनली 1 जीनस। क्या सही है इसमें से? 2 का क्या होगा गाइस? 2 का क्या होगा? ए होगा। 2 का ए, 2 का ए गाइस, यानी कहना चाहते हो 1 एंड 2 इज करेक्ट। स्पीशीज जो होता है वो तुम्हारा लोएस्ट टैक्सोनॉमी रैंक के अंदर में आता है, और जीनस जो होता है उसमें 1 और मोर स्पीशीज होता है। यही कहना है 2 का? ठीक है जी, सही कहा आप लोग ने। चलिए, ये बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हिच इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी? स्पीशीज, किंगडम, फाइलम या फिर जीनस? इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? टैक्सोनॉमी कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कौन सा है बच्चों? सबसे हाईएस्ट कौन सा है बच्चों? किंगडम इज द हाईएस्ट, किंगडम हाईएस्ट है। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब। किंगडम जो होता है वो हमारे टैक्सोनॉमी कैटेगरी में सबसे, क्योंकि मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, दैट कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, है ना? के से हो गया तुम्हारा किंगडम, के से था किंगडम, पॉट के पी से हो गया तुम्हारा फाइलम, देन तुम्हारा हो गया क्लास, देन हो गया तुम्हारा ऑर्डर, देन ये फैमिली फैमिली वैसी रह जाएगा,
देन ये तुम्हारा G फॉर जीनस एंड S फॉर योर स्पीशीज, राइट। तो ये आपका याद करने का तरीका था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से भी आप लोग उसको याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हो। चलो परफेक्ट, नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिजाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस या फिर मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस या फिर मूवमेंट, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कॉन्शियसनेस है, चलो चलो ये भी सही है, कॉन्शियसनेस इज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट बच्चों, कॉन्शियसनेस इज द करेक्ट आंसर। ग्रोथ जो होता है नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन जो होता है ये जरूरी नहीं है कि जो लिविंग, बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग होते हैं जो स्टेराइल होते हैं लेकिन वो भी लिविंग थिंग होते हैं, राइट, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मूवमेंट में हमने देखा है कि इवन हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पहाड़ का भी टैक्टिक मूवमेंट जो होता है वो भी होता है, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस का प्रॉपर मतलब होता है कि जो इंसान लिविंग, जो भी कोई कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो कॉन्शियसनेस में होगा, ठीक है, उसको अपने होशो हवास में वो होगा, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस कैन बी, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, चलिए बताइए, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों, 5 का बताओ, वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर डीएनए और आरएनए गाइस, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, ओके, आइदर डीएनए एंड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी बिल्कुल सही कहा है सबने कि सबसे छोटा इन्फेक्शियस एजेंट कौन सा होता है बच्चों, वायरॉइड्स, वायरस, प्राइम या फिर बैक्टीरिया, ये वाला सोच के बताना, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट पूछ रहा है, तुम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी देखो सोच समझ के बताओगे, सबसे छोटा वाला किसको बोलते हैं हम लोग, 6 का बी, 6 का बी एंड 6 का सी, प्राइम्स तो एक प्रोटीन होता है ना बच्चों, वायरॉइड या फिर वायरस, सोच लो, बैक्टीरिया भी तो हो सकता है, सोच लो, बैक्टीरिया भी तो हो सकता है, क्या लग रहा है, एक बार और मौका दिया, जल्दी से जल्दी बताओ, सोच समझ के लॉक कर दो आंसर्स को, विच इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, विच इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, वायरस, श्योर, गलत हुआ तो, गलत हुआ तो पैसा काट लूंगी, गलत होगा तो पैसा काट लूंगी, ठीक है, जिसका आंसर गलत होगा उसका पैसा कट जाएगा। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है बच्चों, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, द स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स आर, भाई फिर तुम लोग वही चीज में अटके हुए हो, क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, गलती क्यों कर रहे हो तुम लोग, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स क्या होता है बताओ तो, वायरॉइड्स होता क्या है, सबका डेफिनेशन दो मुझे, वायरस का, वायरॉइड्स का, प्राइम्स का, बैक्टीरिया का, सबका डेफिनेशन दो मुझे, क्या होता है, डेफिनेशन दो मुझे। मैम क्लास क्या हो रही है, हाँ बच्चा हो रही है, यस यस क्लास हो रही है, अभी भी सबको नहीं पता चला कि क्लास हो रही है, डेफिनेशन दीजिए, वायरस क्या चीज है, वायरॉइड्स क्या चीज है, प्राइम्स क्या चीज है, बैक्टीरिया क्या चीज है, आप लोग जो कह रहे हो वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स क्या होता है बच्चों, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लाइक सिंपलर देन वायरस, ठीक है, वायरस से थोड़ा सा सिंपल होता है ये साइज और स्ट्रक्चर में, ठीक है, साइज और स्ट्रक्चर में वायरस से भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है, और इनके पास खुद का रेप्लिकेशन एंजाइम वगैरह होता है, ठीक है, तो ये चीज हो गई। प्राइम्स क्या है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारा स्मॉलर देन वायरस है, ठीक है, ये सही बात है, स्मॉलर देन वायरस होता है, ठीक है, वायरस के बारे में तो हमें पता ही है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये लाइक नॉन लिविंग रहता है, अगर नेचर में रहता है, लेकिन जब इसको होस्ट मिलता है तब ये लिविंग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम योर प्राइम्स, प्राइम्स की बात करें तो एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, राइट, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया के बारे में तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो वायरॉइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मैंने तुम लोगों को बहकाया, तुम लोग इतनी जल्दी बहक गए ना, चलो वायरॉइड्स लाइक प्रोटीन को इन्फेक्शियस एजेंट है, चलो ठीक है, ठीक है जी, इसका करेक्ट आंसर इज वायरॉइड्स, आई एग्री, ठीक है, चलो मान लिया मैंने, ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करना तो बनता है, अगर ऐसे सिंपली से आंसर बता दोगे तो फिर मजा क्या आएगा, नहीं, अगर सिंपल सिंपल आंसर बता दोगे तो फिर मजा क्या आएगा, हम नहीं बहके, ओहो, तो ही वाज लाइक देखो मैम मैं नहीं बहकी, मेरे को बहकाना इतना आसान नहीं है, मैं जब क्लास लेती हूँ मुझे दुनिया के लोगों का मैसेज आना शुरू हो जाता है, जबकि मैंने कहा है कि मैं क्लास में स्टिल
बाकी आप लोग सब भी श्योर थे? चलिए जी, कोई बात नहीं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? म्यूकोरिजा फाइकोमेसाइड, एस्कोपोर्स आर सेक्सुअल पोर ऑफ एस्कोमेसाइड, फाइकोमेसाइड्स आर सेप्टेट हाइपी एंड राइजोपस इज अ ब्रेड मोड। ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछ बैठा है, ठीक है, जल्दी से बता दो। सेप्टेट होता है, सेप्टेट नहीं, असेप्टेट होता है, इनकरेक्ट। फाइको जो होता है वो तुम्हारा वो असेप्टेट हाइफी होता है, सेप्टेट नहीं होता है, राइट। ओके, बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं? बाकी बच्चे क्या कहना चाहते हैं? 7 के आंसर में क्या कहोगे तुम लोग? मैंने जब कह दिया कि हमारा क्लास होगा तो फिर पर्सनली मैसेज करके पूछने का क्या है भाई? जब ऑलरेडी कह दिया कि क्लास होगा फिर भी सब लोग पूछ रहे हो, ये कोई बात हुई? चलो ठीक है भाई, सानिया ने कहा है, तुहिना ने कहा, बाकी 13 बच्चे क्लास देख रहे हैं, तुम लोग सबको बोलने में क्या पेट में दर्द हो रहा है? बोलो, गलत बोलो सही बोलो। देखो जैसे उसने कहा ना कि वो असेप्टेट होता है, सेप्टेट नहीं होता है, ठीक है, इसमें से इनकरेक्ट। अच्छा एक और बात, इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है, ठीक है, करेक्ट नहीं बोल रहा है। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो बोल रहा है। आपकी पर्सनल अटेंशन चाहिए होगी बच्चों, पर्सनल टेंशन करके तुम लोग अचार डालोगे, मेरे को घर उठा के लेके जाओगे? क्या लग रहा है बच्चों? 2 ही बच्चों ने आंसर दिया, बाकी और कोई आंसर नहीं देगा? बाकी कहा गया मेरे बच्चे? मुनमुन, अलीशा, सानिया, सूरबी, मुस्कान, मार्शिना, महबूबा, एक और सानिया है, ठीक है, सानिया परवीन, सानिया सुल्ताना, जिन्नत, साजमा, सीमा। बोलो भाई, तुम लोग चुपचाप क्यों बैठे हो? बोलो, शर्मा क्यों रहे हो? बोलो। बोलो बोलो। मैम स्क्रीन थोड़ा सा जूम कीजिए, स्क्रीन थोड़ा सा जूम करूं? ये लो, स्क्रीन थोड़ा सा जूम कर दिया, अब ठीक है? इज इट फाइन नाउ? अब ठीक है? हम नहीं देंगे आंसर। क्यों नहीं दोगे? कार्बोनाइट। अरे ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? कुछ तो करो, एटलीस्ट कुछ तुक्का तो लगाओ, एटलीस्ट तुक्का तो लगा सकते हो ना। ये कोई बात भी हम नहीं देंगे आंसर, ऐसा थोड़ी होता है। तुक्का लगाओ। अच्छा चलो कुछ नहीं है, तुहिना ने 7 कहा है, ठीक है, सी कहा है, ठीक है, तुहिना ने सी कहा है और बहुत सारे बच्चों ने भी सी कहा है, ठीक है। जैसे सानिया ने यहाँ मुझे सी कहा, तुहिना ने सी कहा है, दोनों सानिया का आंसर मुझे सी आया है, ठीक है। तो अब मुझे बाकी बच्चे आप लोग कुछ ना कुछ तो बोलो, उनके साथ ही जाओ। हाय मैम कैसे हैं आप मेरा क्लास नहीं है, आपको देखने का मन कर रहा था इसलिए आ गया, अभी लेफ्ट हो जाएगा मैम। ओके बच्चों, थैंक यू, कोई बात नहीं। चलो मैं बहुत बढ़िया हूँ, होप सो कि तुम भी बहुत बढ़िया और मस्त होगे, ठीक है। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई देखना का मन कर रहा था, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ, तुहिना के साथ अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो तुहिना ने सही जवाब दिया है, ठीक है, सुहिना ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेप्टेट नहीं असेप्टेट होती है। चलिए तुमिना ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करें। ग्रीन algae स्टोर स्टार्च इन pyronoids, brown algae स्टोर laminar and mannitol, red algae स्टोर glycogen as reserve food and pyronoids are associated with protein synthesis only। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है? भाई तुम लोग को मानना पड़ेगा, तुम लोगों को सीरियसली मानना पड़ेगा। थैंक यू जीनत, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। चलो अब इसका आंसर बताओ भैया, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या लग रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तुम लोग को सही लगता है? बाय बाय टाटा बाय बाय। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो तुम लोगों को सही लग रहा है? दैट brown algae 1 and 2 यानी कि green algae store starch in pyronite and brown algae store laminar and mannitol. A is the correct answer. A is the correct answer guys. Everyone agree कि A सही है? चलिए सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। मैम एक बात बोलूं? एक बात नहीं, 2 बात बोलो। एक बात, 2 बात, 3 बात, जितनी बात बोलनी है बोलो। मैं बात सुनने के लिए तो बैठी हूँ, मैंने मना कहा किया कि मैं बात नहीं सुनूंगी। बोलो बोलो, जितने बात बोलने हैं बोलो। ओके बच्चों, सो ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ग्रीन algae स्टोर करता है स्टार्च को एंड ब्राउन algae तुम्हारा स्टोर करता है लैमिनारी एंड मैनिटॉल को। सो 1 and 2 इज द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये दोनों ये सही है। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 9, कोरलोइड रूट्स आर फाउंड इन। ये वाले रूट्स जो होते हैं ये कोरलोइड रूट्स किस में देखने को मिलते हैं? पाइनस में, साइकस में, गिंगॉक में या फिर एफिडेर्मा? बताओ किस में देखने को मिलते हैं भैया ये वाले रूट्स? रिप हिंदी क्या कर रहे हो तुम लोग?
किसमें देखने को मिलते हैं ये वाले रूट्स? बी, साइकस में देखने को मिलता है, साइकस में देखने को मिलता है बच्चों। रेस्ट इन पीस नहीं, ये वाला। लेकिन फिलहाल बताओ कि ये वाला किसमें देखने को मिलता है? साइकस में। सब लोग श्योर हो? सोच लो, गलत भी हो सकता है। सोच लो, गलत भी हो सकता है। कौन है भैया इतना टुटुन हो रहा है? इसको जरा मैं बंद कर दूं, बहुत ज्यादा मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। रुक जाओ। चलो डन, साइकस इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब, साइकस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, साइकस में दिखने को मिलता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने चिक चिक्की बोला था कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को पढ़ लेना, इन तीनों को पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सवाल भी पूछ लिया है, इनमें से कौन सा एल्गी है जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है? स्पाइरोगेरा, इलेक्ट्रोटिक्स, फ्यूकस या फिर कैलिमिडोनस? कौन दिखाता है? कैलिमिडोनस कौन दिखाता है? नाम तो पर्सनल কথা, বাট আপনি দুপুরে সেজে গুজে বসেন কিভাবে? গরম লাগছে না? সেজে গুজে বসে আছি না ভাই, সেজে গুজে কেন বসে আসবো ভাই? क्या बात हुई? मैं बहुत दूर से आई हूँ, तुमको पता है? मैं घर से आई हूँ, तो घर से आकर इंसान को अच्छा लगता है ना। बस मैंने कपड़ा अच्छा पहना है और एक झुमका और एक बिंदी लगाया। तुम लोग मैं सेधी गुजी लग रही हूँ, बहुत मारूंगी। तुम क्या चाहते हो कि एकदम वो इसकी तरह बाल वाल ऐसे करके बांध करके एकदम वो फटा हुआ टी शर्ट पहन करके बैठो क्लास लेने के लिए? मेरी भी कुछ इज्जत है भाई। मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ, मैं प्यारी लगने लगती हूँ। मैं क्या करूँ बताओ, बताओ मैं क्या करूँ? 11 का सी कह रहे हो सब लोग? सॉरी 10 का सी कह रहे हो सब लोग? मैम तो हमेशा चमकती है। वही तो बात है मेरे अंदर, मैं हमेशा ही चमकती हूँ। साधना तुम कब आंटी जैसे बात करने लगी? আমি তখন থেকে আপনাকেই দেখছি। कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे करके जूड़ा वूड़ा बांध कर, ठीक है, एकदम वो फटा सा टी शर्ट पहन कर बैठोगे, ठीक है? चलेगा ना? तो चलो, इसका तुम लोग क्या कह रहे हो? फ्यूकस कह रहे हो, ठीक है। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी होता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी होता है, ये उल्टा क्यों चल रहा है? ब्राउन एल्गी होता है फ्यूकस, ठीक है। इसमें हम लोग को लाइक तुम्हारा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो देखने को मिलता है। ये भी याद कर लेना कि हैप्लॉन्टिक को किसके अंदर देखने को मिलता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक एग्जांपल क्या है? तीनों एग्जांपल्स एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। तीनों का एक्स का मतलब यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है, वो वाला नहीं। ओके, नेक्स्ट कम है क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो। स्टेटमेंट 1, किंगडम मोनेरा शो द मोस्ट extensive metabolic diversity among all organisms. Coccus is a comma shaped bacterium and Vibrio is a spherical bacterium. Archaebacteria are primitive prokaryotes adapted to extreme environments like high salinity and high temperature. Heterosis are specialized नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स फाउंड इन सम साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? चलो बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? चलो बताओ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है बच्चों? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी से बता दो। अब साधना ने बोला मुझे गर्मी लगने लगी, इतने से मुझे गर्मी नहीं लग रही थी। क्या किया तुमने साधना ऐसा कहकर? चलो मैं भी बन गई आंटी, ऐसे जुड़ा बुड़ा करके एकदम, ठीक है। ये जुल्फे गिरा लेती हूँ, अच्छी लगती है, ठीक है। ए यानी कि कह रहे हो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 यानी कि किंगडम मोनेरा शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। और दूसरा क्या है? आर्कियोबैक्टीरिया प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स एडैप्टेड टू एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक हाई सैलिनिटी एंड हाई टेंपरेचर। स्टेटमेंट 4, हेटेरोसिस आर स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स फाउंड इन सम साइनोबैक्टीरिया। कॉकस कब से कॉमा शेप होने लगा? नजर लगा दी भाई मैम को, कोई बात नहीं, मैं कलमा पढ़ के फूक लूंगी, ठीक है। तो कलमा पढ़ के फूक लूंगी। स्पेरिकल करता है यहाँ पे। तो देखो, अब यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है तो वो तो बोलेगा ही ना, तो तुमको पता लगाना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो तुम लोग मुझे कहा बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द करेक्ट आंसर। विब्रियो कॉमा करता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ये कहा क्यों नहीं?
हाँ जी, तो आप लोगों ने कहा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 4 ये तीनों बिल्कुल सही है एंड स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये तुम्हारा गलत है। ठीक है, ये तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट कम जो मैच द फॉलोइंग, बच्चों अब आ जाओ मैच द फॉलोइंग की तरफ। यहाँ पे कह रहा है 2 किंगडम सिस्टम किस कौन बनाया है, 3 किंगडम सिस्टम कौन बनाया है, 4 किंगडम सिस्टम कौन बनाया है, 5 किंगडम सिस्टम कौन बनाया है। अगर हमें एक पता तो हम तो सारा खुद ब खुद ही खोज करके निकाल लेंगे। चलो बताओ इसमें क्या लगता है कि इसका क्या करेक्ट होगा। थैंक यू थैंक यू। इसका बताओ इसमें क्या लगता है क्या करेक्ट होगा 12 नंबर का। 12 का अगर मैं देखूं तो डी का जो होगा वो तो तुम्हारा 4 होगा। ठीक है, ये तो डी हो गया। देख लेते हैं यहाँ पे डी का 4 किस में है। डी का 4 2 में है। ठीक है, डी का 4 2 में, मतलब ये और ये तो होने से रहा। बाकी चेक कर लेते हैं हम लोग। 4 हिंट क्लासिफिकेशन जो है तुम्हारा वो तुम्हारा है कोपलैंड। ठीक है, ये तो सब आसपास में सामने सामने ही लिख दिया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी है, सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब सामने सामने भी लिखा हुआ है। इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, सब आमने सामने ही लिख दिया है इसमें। मेरा मैच द फॉलोइंग में सब सामने सामने में था, सीधा सीधा ही दिया है। एग्जैक्टली सीधा सीधा ही दिया है। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 30। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालना। माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस। They are also called joker of microbiology due to their polymeric nature. Mycoplasma are facultative anaerobic and can survive in both presence and absence of oxygen. या फिर mycoplasma possess a rigid cell wall made up of peptidoglycan. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। एग्जाम में ऐसा मिल जाए तो बल्ले बल्ले, क्या होगा, क्या पता तुम्हारा किस्मत चमक जाए और तुम्हें ऐसा मिल जाए। कुछ भी हो सकता है ना, किस्मत ही तुम्हारा चमक सकता है। 13 का ए गाइस, 13 का ए यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3। 13 का ए कह रही हो यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 यानी कि माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग। ठीक है, ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कहा है बिल्कुल सही जवाब कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे छोटे मोटे से बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 15। लाइकेन रिप्रेजेंट अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। लाइकेन जो होता है वो किसके बीच का प्यार दिखाता है? बताओ, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि दोनों के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप किसके बीच का होता है? अल्गी बैक्टीरिया, पंजा बैक्टीरिया, अल्गाई फंजा या फिर वायरस? कौन है भैया, कौन है यहाँ पे? माइकोप्लाज्म सेल वॉल लैक करता है। वेरी गुड। चलिए आप लोग का बेसिस तो काफी सही जा रहा है। चलो 14 का सी यानी कि एल्गी और फंजाई के बीच में जो प्यार होता है उस प्यार को हम लोग बोलते हैं, इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को हम लोग लाइकेन का नाम देते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि करेक्ट? आइसोगैमी, अनाइसोगैमी का होगा वॉल्वस, आइसोगैमी का एक्टोकार्पस, उनगैमी का क्लाइमिडोनस या फिर आइसोगैमी का ट्राइलिमिडोनस? बताओ तो इसमें से कौन सा है जो तुम्हारा करेक्ट है? इसमें से कौन सा है जो तुम्हारा करेक्ट है? 14 का कौन सा है जो करेक्ट है? सी करेक्ट है। सॉरी 14 नहीं 15 सॉरी 14 नहीं 15 का डी करेक्ट है बच्चों, लास्ट वाला। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब डी जो है तुम्हारा कॉम्बिनेशन, ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 16। 15 by 16 आता है ना? चलो ठीक है 16। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें से भी करेक्ट ढूंढ के निकालना है। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। टेरिडोफाइट के पास में वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू होता है। ब्रायोफाइट्स जो होता है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होता है। जो टेरिडोफाइट होता है वो फ्लावर बियरिंग प्लांट होता है। इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि तुमको सही लग रहा है? कौन सा स्टेटमेंट है जो आप लोग को सही लग रहा है मेरा बच्चों? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट लग रहा है? मेरे को लग रहा है मोस्टली आंसर्स ए ही हो रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट के, है ना? मेरे ख्याल से मैंने फ्रेम ऐसा किया है कि बहुत सारा जो आंसर्स है करेक्ट स्टेटमेंट का वो सब ज्यादातर ए हो रहा है, ज्यादातर आंसर्स करेक्ट स्टेटमेंट की ए है। ठीक है बच्चों, सही जवाब दिया आप लोगों ने ए, यानी कि ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड टेरिडोफाइट के पास में वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू होता है। ये दोनों ही तुम्हारे करेक्ट स्टेटमेंट है। इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज। टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो कौन सा है? गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बोथ इक्वल या फिर जाइगोट? चलो बताओ यहाँ पे कौन सा है? ये तो मेरे को लग रहा है कि स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट बच्चों। चलिए
परफेक्ट, स्पोरोफाइट इज द करेक्ट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ वाटर कैनल सिस्टम इज, वाटर कैनल सिस्टम का मेन फंक्शन स्पॉन्जेस के अंदर में, ठीक है, स्पॉन्जेस के अंदर वाटर कैनल सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फॉर फूड, रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन, या फिर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करना। क्या काम है वाटर कैनल सिस्टम का इन स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस के अंदर में उनका क्या काम होता है? चलो बताओ, स्पॉन्जेस के अंदर में उनका क्या काम होता है? 27 मैंने कब कराया मुनमुन, जो तुम सीधा 27 का आंसर दे दिया तुमने? सर्कुलेट, ये तुम्हारा सर्कुलेशन करता है वाटर का, वाटर फॉर फूड, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, तीनों ही काम करता है ये। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन तीनों ही करता है ये। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। वाटर कैनल सिस्टम स्पॉन्जेस के अंदर में सर्कुलेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है एंड एक्सक्रीशन करता है। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 19 का, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एकिनोडर्म्स, एकिनोडर्म्स के डेवलपमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। एकिनोडर्म्स आर डिटरमिनेंट्स इन व्हिच द ब्लास्टोपोर डेवलप्ड इनटू द एनस। लार्वल स्टेज ऑफ एकिनोडर्म शो बायलैटरल सिमेट्री व्हिच एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री। एकिनोडर्म जो होता है वो शो करता है इंडायरेक्ट डेवलपमेंट विद द फ्री लिविंग लार्वा स्टेज, या फिर एकिनोडर्म लार्वा जो होता है वो रेडियली सिमेट्री होता है और एडल्ट जो होता है वो बायलैटरल सिमेट्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है। चलो बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस? वाटर फूड सर्कुलेशन, मुन्ना की ट्रेन छूट रही है मैम, दीघा आ रही है, अच्छा। चलो बच्चों क्या लग रहा है? एक सेकेंड 19 का ए, यानी कि ये भी सेम, मतलब मेरे ख्याल से सारा जो फ्रेम किया है ना तो सबका सब ए ही चला गया है। चलो ये तुक्का भी लगा, अगर बहुत सारे बच्चे तुक्का भी लगा रहे हो कि स्टेटमेंट वाला करेक्ट वाला, तो मैम सारा ए ही की है, तो ये सही जवाब है बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 जो है ये तीनों तुम्हारा सही है, 4 सही नहीं। 20 पे आ जाओ। 20 कह रहा है एक तरफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एक तरफ तुम्हारा ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, इसको मैच करो। बुक गिल्स किस में देखने को मिलता है? बुक लंग्स किसका होता है? ट्रेकियल सिस्टम किसका होता है? गिल्स किसका होता है? गिल्स तो होता है हमारी फिश जी का, ठीक है, गिल्स तो होता है हमारी फिश जी के पास, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है तुम्हारा बुक गिल्स किसके पास में होता है? तो जो बुक गिल्स होता है वो होता है तुम्हारे पास क्रैब्स में, ठीक है। तो दो हमें मिला, आ जाओ चेक कर लेते हैं। ए का 2, डी का 4, ये भी ए का 2, डी का 4। अरे भाई दो आंसर सेम हो गया, हम लोग को बी और सी भी ढूंढना पड़ेगा। बुक लंग्स जो होता है बच्चों वो देखने को मिलता है हमें, बुक लंग्स जो होता है वो स्पाइडर के पास में होता है, यानी कि बी का 3 इनमें से इसके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए लिखना भूल गए थे, ए नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ए परफेक्ट जवाब, इसमें ज्यादातर आंसर्स ए ही सही हो रहे हैं। 21 क्लास्पर्स आर मॉडिफाइड, क्लास्पर्स होते हैं वो किससे मॉडिफाई हो जाते हैं? फ्लेक्टोरल फिन्स में, डॉर्सल फिन में, पेल्विक फिन्स में, या फिर क्लॉडल फिन्स में, किसमें ज्यादा यार के तुम्हारे मॉडिफाई हो जाते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका क्या होगा बच्चा? सी, सी, चलिए बिल्कुल सही जवाब, पेल्विक फिन्स में ये मॉडिफाई हो जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। फिर से आगे आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर से फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करने को कह रहा है हमें, आज फिर से कंसीडर कर लेते हैं। इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट है तुम्हारा जो कि सही है। ऑर्निथोथाइकस आर्टिस लेज एग्स बट फीड यंग वंस विद मिल्क। मार्कोपस रूफस young completes major development inside uterus like placental mammals. Homo sapiens show hemocoral placenta for efficient exchange. Mammary glands are modified sweat glands in mammal. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? ये करेक्ट वाला स्टेटमेंट मैंने बहुत सारा दिया, फिर से ये सही है, फिर से ये सही है, सारे करेक्ट स्टेटमेंट का ए ही सही है। चलो बिल्कुल सही जवाब, सारे करेक्ट स्टेटमेंट का ए ही सही है। नेक्स्ट कम क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैमल्स। मैमल्स के हिसाब से, मैमल के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढ के निकालो। मैमल पोजेस अ मस्कुलर डायफ्राम दैट सेपरेट्स द thoracic and abdominal cavity. All mammals have external fertilization as mode of reproduction. Presence of pinna is a characteristic feature of most mammals. Mammalian RBC are nucleated in their mature form. Mammals are generally homothermic, यानी कि warm blooded. Which of the following statement are incorrect? यहाँ पे कह रहा है incorrect, ठीक है, यहाँ पे incorrect पूछा है बच्चों। Now उतने देर से हम लोग correct statement पूछ रहे थे, अब मैंने incorrect पूछ लिया है, तो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा। 23 का नहीं गलत हो रहा है, 23 का ए नहीं है, यहाँ पे इसका ए नहीं है बच्चों, 23 का ए नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट।
चलो यहाँ पे बताओ, इनकरेक्ट पूछा है करेक्ट नहीं पूछा है, क्या लग रहा है? इसमें फंस गया सीएम? इसमें तो शांति दिख रही है मुझे, एकदम घोर शांति दिख रही है। इसमें फंसे हो तुम लोग, है ना? इसमें फंस गए बच्चे। बी, ओके, शाज़मा ने काफी सोच के समझ के बी का है, सानिया ने बी का है, मुनमुन ने बी का है। तो ही ना तुम अपने आंसर्स को रीचेक करना चाहोगी? चलो, साजमा ने बी का है, एग्जैक्टली साजमा ने बी का। नाम बोलने में इधर उधर हो गया तो सॉरी बच्चा, कोई बात नहीं। तो ही ना तुम अपने आंसर्स को चेंज करना चाहोगे या फिर तुम एक के साथ ही जाना चाहोगे? सोच लो, ये कौन बनेगा करोड़पति का प्लेटफॉर्म है, अगर तुमने गलत बोला तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा, सोच लो। चलो ठीक है, तो हीना को लग रहा है कि वो एक के साथ ही श्योर है, फिर भी वो अभी थोड़ा सा दुविधा में है कि पता नहीं क्या सही होगा। तो राजो, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि क्या सही आंसर है। मेरे सारे बच्चे जिन्होंने बी कहा है बिल्कुल सही। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो नंबर 2 एंड नंबर 4, ये दोनों स्टेटमेंट जो है तुम्हारा इनकरेक्ट है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट कम या क्वेश्चन नंबर 24। चलो यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है रिगार्डिंग द, इन दोनों के टर्म्स में इनकरेक्ट को ढूंढ करके निकालो। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है 24, इसमें भी इनकरेक्ट ढूंढना है, 24 वाले में भी इनकरेक्ट को ढूंढना है। चलो इसको बताओ तो, ये बताओ तो, इनकरेक्ट तब से करेक्ट पढ़ रही हूँ। ये मैंने 22 का बोला था, इंटरनल आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता। एग्जैक्टली, इंटरनल नहीं होता सारा फटाइजर, आरबीसी न्यूक्लिएटेड हर किसी का मैच्योर वाले में नहीं होता। चलो 24 बताओ बच्चों। ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये भी ध्यान से कि ये भी इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलो ये वाला बताओ क्या लगता है, ये क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मेरे को सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत लग रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट तो मेरे को गलत लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रहा है। ये सही है, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट कॉज हेल्प इन बुओयंसी, नहीं ये भी गलत है। ऑयस्टर फाउंड ओनली इन मरीन हैबिटेट, नहीं है, सिर्फ मरीन में नहीं देखने को मिलता है। यानी कि 2, 4 एंड 5, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ए जिन बच्चों ने कहा बिल्कुल सही कहा है, ए इज द करेक्ट। इंटरकरेक्ट वाला करने से पहले 500 बार देखूंगी देख लेना, क्योंकि इनकरेक्ट में ना हमेशा ज्यादा गलती होती है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो करेक्ट वाला कर देते हैं, हम लोग हमें पढ़ने में अंधों की तरफ पढ़ते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ता है। मैं खुद अंधी हूँ, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैं खुद अंधी हूँ। तुम लोग को याद है मैंने तुम लोग को वो पढ़ाया था, तुम लोगों को मेंडल का ये पढ़वाया था मैंने, तुम लोग क्रॉस वगैरह करवाया था, तो उसमें इश्टू होता है जैसे कि 9:3, 3:1 इस तरह से होता है। मैं इतनी अंधी हूँ कि यहाँ ठीक है 9:3, 1 लिखा था, और यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट था और उसके बाद में दूसरा नंबर लिखा था 24:1, इस तरह से कुछ नंबर लिखा था। मैं इस पॉइंट को भी इश्टू देख रही हूँ और इसके बाद मैं सोच रही हूँ इतना बड़ा किसी को कुछ होता नहीं, मैंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया। मैं भी अंधी हूँ, तुम लोग से बनकर नहीं, मैं अपने आप को अंधी कह रही हूँ, मैं भी ऐसी अंधों की तरह देखती हूँ, इसलिए क्वेश्चन को हमें आंखों को खोल के देखना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सीडोमिलेट एनिमल, इनका कौन सा एग्जांपल है बताओ। सीडोकोलिमिलेट एनिमल से एग्जांपल क्या है? हाइड्रा, एस्करिस, अर्थवर्म या फिर टेपवर्म। ठीक है, जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है डैट ये मैं भी करती हूँ। आज कौन सा यूनिट होगी? आज 3 यूनिट होगी, यूनिट 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये यूनिट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 में 25 क्वेश्चन था जो कि मैंने तुम लोगों को करा दिया। सी सी अर्थवर्म, दिमाग को खोलो, घर जाके मारूंगी। अर्थवर्म थोड़ी होता है, अरे भाई अर्थवर्म नहीं है, ध्यान लगाओ। तुम लोग ना बदनाम करोगे मेरा नाम। मुझे मत मारिए, तुम्हें नहीं मारूं तो किसको मारूं? मैंने भी कहा मुझे मत मारिए, वही तो मैं कह रही हूँ। उसका मतलब क्या होता है? फॉल्स बॉडी वाला, राइट? तो मतलब क्या होता है? जो फॉल्स बॉडी पोजेस करे। तो कौन है भैया, कौन है? ओ सॉरी, वो राउंड वॉर्म था। नशा कर रहे हो ये लोग, नशा में हो तुम लोग, नशा में। अर्थवर्म को राउंड वॉर्म पढ़ रहे हैं ये लोग, बताओ। सर को खोल दूंगी मैं तुम लोग का। एस्करिस बिल्कुल सही जवाब भाई। ये अर्थवर्म लिखा है, राउंड वॉर्म नहीं लिखा है, राउंड वॉर्म नहीं लिखा है, राउंड वॉर्म नहीं लिखा है। ये राउंड वॉर्म नहीं है, ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म है। बी इज द करेक्ट आंसर। सस्ता नशा छोड़ दो, महंगा वाला नशा करो। सस्ता नशा करे कुछ नहीं होगा। चलो अब आ जाओ यूनिट 2 की तरफ। तो इसी तरह से हमने यूनिट 1 जो है बच्चों ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने यूनिट 1 जो है
का जो क्वेश्चन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवा दिया, और इसका और भी क्वेश्चन तो मैंने क्लास में आपको ऑलरेडी करवाए हैं, ठीक है, क्लास में मैंने करवाया है, मैंने उसका डीबीपी आपको ऑलरेडी दिया और आप लोगों ने इसका मॉक टेस्ट दिया है, तो मेरे ख्याल से यूनिट 1 में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और होप सो कि ये वाले सेशन के बाद आपको लगे कि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कम योर यूनिट 2। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसका क्वेश्चन जो हम लोग ये अभी यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे आज यहाँ पे देखो आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत ही मेहनत से यहाँ पे लाइक करना पड़ेगा। मैंने जब बनाया था तो मैंने अंधों की तरह बनाया था, मैंने ऑलरेडी आंसर्स यहाँ पे दे दिया था। पैसा कट अंधो तो हमरा, वही तो मैं कह रही हूँ कि सही में आंखों का खराब हो तुम लोग। यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स दिए हुए बच्चों, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, hardwood does not conduct water but gives mechanical support. In dicot stem, the innermost layer of the cortex is the starch sheet. Lenticles are lens-shaped opening of gas exchange, and तुम्हारा bulliform cells are found in the upper epidermis of dicot leaves. इनमें से कौन सा है बेटा जो कि सही है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ए, चलिए बिल्कुल सही जवाब, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा यानी कि 1 वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है क्योंकि बुलिफॉर्म सेल्स जो होता है वो मोनोकॉट लीव्स में देखने को मिलता है, डाइकॉट में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। मुझे बड़े ही संभाल करके आपको यहाँ पे लाइक, अरे भाई ये क्या मुसीबत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? एडिपोज टिश्यू जो होता है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, अरेला लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर कार्टिलेज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है बच्चों? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है बच्चों? सी, सी गाइस, बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। एडिपोज और एरोनल टिश्यू जो होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन जो होता है वो तुम्हारे डेंस होता है, स्पेशलाइज नहीं, यहाँ पे डेंस रेगुलर टिश्यू होता है। और कार्टिलेज जो होता है वो तुम्हारा स्पेशलाइज्ड होता है यानी कि बॉडी फ्लूइड वाला टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसको लगाने में मेरी हालत खराब हुई है क्योंकि मैं ऐसे जाहिलों की तरह यहाँ पे पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे आंसर्स को मैच किया था, नशा में थी शायद मैं, लेकिन ये मेरे से सेट भी नहीं हो रहा है और नहीं होगा सेट, हटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, in phylloid the eggs become green and perform photosynthesis wherein a phylogate the Y is modified for the same function। यहाँ पे क्या होगा? X क्या है, Y क्या है? चलिए बताइए, what is X and Y here? 3 का B, 3 का B आंसर्स देख लिया होगा सबने, है ना। चलो बिल्कुल सही जवाब, पेटियोल एंड स्टेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फाइलोइड के बारे में बात करें तो पेटियोल जो होता है वो तुम्हारा एक्सटेंड होता है और वो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। और जो तुम्हारा दूसरा है तुम्हारा जो कि लाइक स्टेम होता है वो मॉडिफाई होती है फंक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मैच द कंडीशन टू द करेक्ट एग्जांपल। चलो मोनोडेल्फस पी में देखने को मिलता है, डायडेल्फस सिट्रस में देखने को मिलता है, पॉलीडेल्फस चाइना रोज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है बच्चों? मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट कौन सा है जल्दी से बता दो, करेक्ट कौन सा है? देखे नहीं ये चीज, शेटा ये तो बोल रहे हैं, आंसर तो दिख गया, वही तो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग तो आंसर देख ले रहे हो। मैंने आंसर नीचे लिख दिया था फर्स्ट वाले का, मैंने सोचा था कि तुम लोग को भेजूंगी, मेरा प्लान था कि मैं तुम लोग को ये लाइक प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, मेरा ये प्लान नहीं था कि मैं ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। बताना कि सोचूंगी चलो, क्योंकि मुनमुन ने एक जस्ट मैसेज किया था कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस होता तो बहुत अच्छा होता, इसीलिए। डी 4 का डी, आर यू गाइस फॉर श्योर? कहां से भाई? डी में कह रहा है मोनोडेल्फस पी में देखने को मिलता है, डायडेल्फस चाइना रोज में, पॉलीडेल्फस सिट्रस में देखने को मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, लाइक सीरियसली, अरे अंग्रेजों, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चाइना रोज के पास में एक बंच होता है, इसके पास में 1 बंच होता है, तो ये मोनो होता है। पी के पास में, पी जो होता है उसके पास 2 होता है, ठीक है। पी प्लांट के पास में 2 होता है, तो ये 2 वाला डायडेल्फस पी के पास जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? और जो तुम्हारा बचा लाइक पॉलीडेल्फस वो सिट्रस के पास में होता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे फंसे ना तुम लोग, यहीं पे फंस गए ना तुम लोग, यहीं पे फंस गए, सबके सब यहीं पे फंस गए। आंख बंद करके सब लोग, एक बच्चा कहा कि डी होगा, सारे बच्चे उड़ करके चले गए। तुम लोगों ने क्या इसको ही देखा था? ये वाला आंसर तो तुम्हारा सही था, ठीक है। चाइना रोज का तुम लोगों ने मोनोडेल्फस सही किया, तुम लोग पॉली और डाई के बीच में यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। डाई होता है उसमें किस तरह से होता है, लाइक 9+1 के, मतलब मान लो इधर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8
9 इधर रहता है एंड 1 जो होता है वो इस तरफ से ऐसे करके अलग रहता है, ठीक है। ये तुम्हारा डाइडल्फस का होता है, राइट। और मोनोडल्फस जो होता है वैसे करके सिंगल रहता है, ठीक है। एंड पॉलीडल्फस जो होता है ऐसे करके बहुत सारा मिला हुआ रहता है, ठीक है। Now, consider the following layer in the typical dicot stem: epidermis, उसके बाद hypodermis, parenchymatous cortex, endodermis, pericycle and pith. How many of these layers are the extrastellar origin? चलो बताओ इनमें से कितने layers है जो कि extrastellar origin में आते हैं। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। वो तो भाभी आंसर दिलम शेटा भाई गलत हो गया है ना। बी 4 देखने को है, इसमें से 4 है जो कि तुम्हारा एक्स्ट्रासेलुलर ऑरिजिन से आए हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब 4 है। कौन से 4 है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है वो 4 कौन सा है यहाँ पे? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेंकाइमा कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ये चारों जो होते हैं तुम्हारे, ये चारों तुम्हारे ऐसे होते हैं बच्चों, ये चारों तुम्हारे आउटसाइड की तरफ से आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है रिगार्डिंग द सेल जंक्शन इन एनिमल टिश्यू। चलो ये वाला बताओ। एवरीवन इज बिहेविंग लाइक, मैंने तो आंसर देखा ही नहीं है ना। करो कोई बात नहीं, आंसर मत देखो, बिना आंसर देखे दो। देखो क्या पता आंसर यहाँ पे गलत हो, जरूरी थोड़ी क्या मेरा सही हो। आंसर कभी कभी गलत भी मार्क हो जाता है। अब देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं जल्दी टाइप कर रही होती, हो सकता है मैं 10 का आंसर लाइक 9 में कर दिया, 9 का आंसर 10 में कर दिया, सब तो मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा ध्यान लगा के आंसर दे। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दिख रहा है आंसर, दिख रहा है बच्चे। चलो ठीक है, लेकिन तुम लोगों का आंसर भी सही है भाई, तुम लोग का आंख बहुत तेज है और आंसर भी यहाँ पे सही दिया है तुम लोगों ने। बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पे क्यों ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ देखो। टाइट जंक्शन वाला जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन टाइट जंक्शन का क्या है वो यहाँ पे गिवन है। एडेनिन जंक्शन तो वो सीमेंट की तरह काम करता है। और 3 जो है तुम्हारा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे गैप जंक्शन जो होता है वो वाइटल होता है फॉर कार्डियक मसल्स, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता है। दे आर फाउंड इन मेनी एनिमल टिश्यूज, ठीक है, टू अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। यहाँ पे क्यों है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 7 नंबर पे क्या कह रहा है आज तो देखते थे, ये कहाँ चला गया भाई। आंसर तो देख ही गया होगा, अब मैं छुपा के क्या ही करूंगी, ठीक है, फिर भी देख ही लेता था। स्टूडेंट ऑब्जर्विंग अ सेक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म स्टेम, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी डेफिनेटली नॉट फाइंड। ऐसे तरह के क्वेश्चन जो होता है ना, ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपकी प्रीति मैम ने बनाया, ठीक है। खुद के साथ धोखा करेंगे तो एग्जाम हमको धोखा दे देगा। नहीं, आप गलत हो ही नहीं सकते। अच्छा, मैं गलत हो ही नहीं सकती। देखो ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिकली आपकी प्रीति मैम ने बनाया, तो उनको आप लोग को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने डाला है। तो इसका आंसर इज द 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है वो करेक्ट आंसर। तो क्या क्या हमें नहीं मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब जो होता है वो नहीं मिलता है, कंपेनियन सेल्स नहीं होता, और वेसल्स होता है वो नहीं होता। इंस्टेड उनके पास क्या होता है? सीव सेल्स, अल्बुमिनल सेल्स एंड दे डू हैव ट्रैकेट्स, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है मैच करना है यहाँ पे स्टेटमेंट को, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट को मैच करो और मैच करके बताओ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो वो कौन सा। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट को मैच करो और मैच करके बताओ कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों। थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पढ़िस और आंसर दिए दिए चीज, आंसर देखे नीचे सेटा हो जाए। थैंक यू प्रीति मैम, बेचारा मुन्ना। कोई नहीं, आराम से पढ़ करके जवाब दो, कोई जल्दी नहीं, आराम से जवाब दो। यहाँ पे देखो एनल सिस्टम, एनल करके ब्लड पॉज जो होता है किसमें कहाँ पे होता है, ये एब्डोमिनल सेगमेंट पूछ रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। चलिए बिल्कुल सही जवाब ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए के हिसाब से यानी कि हमारा जो लाइक एनल वाला है, ये एनल स्टाइल्स होता है, ये हमें 9 सेगमेंट इन मेल में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड वाले एनल की, कि ये 10 सेगमेंट्स में देखने को मिलता है दोनों सेक्सेस में। एंड ब्रॉड पॉज जो होता है तुम्हारा, ये जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा लाइक 7 सेगमेंट्स में जो आपको देखने को मिलता है। एनल जो होता है वो मेल्स में देखने को मिलता है 9 सेगमेंट, एनल 10 सेगमेंट्स में देखने को मिलता है, और जो तुम्हारा ब्रॉड होता है वो 7th, 8th एंड 9th सेगमेंट्स में फीमेल का देखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में सिंपली पूछ रहा है दैट हाउ मेनी स्पेरिकल्स यानी कि रेस्पिरेटरी ओपनिंग आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऑफ अ कॉकरोच। मैंने कहा कि कॉकरोच से सवाल आता है, तो देखो यहाँ पे कॉकरोच का एक सवाल दिया हुआ है। चलो ये वाला बताओ मैम, नेक्स्ट यूनिट का कब होगा? बस ये वाला कंप्लीट होगा, इसके बाद नेक्स्ट यूनिट पर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारा सेल वाला लास्ट यूनिट होगा, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप लोग जितना जल्दी आंसर दोगे हम लोग उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे।
जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। बस इस वाले में टोटल 35 क्वेश्चन और नेक्स्ट वाले में टोटल 32 क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले यूनिट से मैंने टोटल 35 क्वेश्चन बनाए। जितना जल्दी आंसर दोगे उतना जल्दी जाओगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी वो अभी नहीं होगा, वो नेक्स्ट क्लास होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, चलो इसका तुम लोग कह रहे हो बी, बी यानी कि टू पेयर्स इन थोरैक्स होता है, वो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम आर लाइन्ड बाय क्यूटिकल, फारिंक्स, ओसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ट, मेंस्ट्रुम एंड इल्यूमेन। चलो इनमें से बताओ ये कितने सारे हैं जो कि लाइन होते हैं बाय क्यूटिकल, कितने हैं इनमें से कितने हैं? बाकी 2 यूनिट हम आंसर दे जल्दी जल्दी, पर जार लेट रहा है, कोई बात नहीं। 4 इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब, 4 इज द करेक्ट आंसर। वो 4 कौन कौन से बच्चों देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वो 4 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये 4 होता है जो कि आपके 4 घटना में देखने को मिलते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम आर लाइन्ड बाय, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पाथवे करेक्टली शो द फ्लो ऑफ द फूड इन द कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच का जो खाना जाता है, फ्लो ऑफ द फूड, वो किस तरह से पास होता है? पाथवे 1 फेरिंग से ओसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ट, देन उसके बाद मिडगट, या फिर माउथ से फेरिंग, देन ओसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ट, क्रॉप, गिजर्ट, मिडगट, इलम, कोलन, या फिर तुम्हारा गिजर्ट, क्रॉप, ओसोफेगस, फेरिंग या फिर माउथ। यहाँ पे ओनली 3 जो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 यही तीनों सही है। 4 जो है ये बैकवर्ड है। ठीक है, माउथ से फेरिंग्स जाता है, फेरिंग्स से ओसोफेगस जाता है, ओसोफेगस से क्रॉप जाता है, क्रॉप से गिजर्ट जाता है। ये 3 तरीका है जहां से फ्लो ऑफ फूड जो होता है, फ्लो ऑफ फूड जो होता है वो कॉकरोच का होता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सिंपल पाथवे है, माउथ से फेरिंग्स, देन ओसोफेगस, देन क्रॉप, देन गिजर्ट, देन मिडगट, देन हिंगट एंड देन एनस। यहाँ पे एस घर चला गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर Next comes your question number 13. How many of the following location possess ciliated epithelium? इनमें से कितने सारे हैं जिनके पास में ciliated epithelium जो होता है वो प्रेजेंट होता है? चलो बताओ। मैम ऐसा क्या फायदा, मेरी बेशर्मी नजर आंसर पर ही जा रही है, क्या करना है? तुम लोग थोड़ा सा इज्जतदार बनो, थोड़ा सा इज्जतदार बनो, है ना, थोड़ा सा इज्जत रखो। आंसर्स को हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। इसको हम लोग देखो, हम लोग को तो पता है कि हम लोग को क्या क्या आंसर्स आने हैं। ठीक है, किस तरह से सॉल्व करना है वो यहाँ पे मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 होता है वो देखने को मिलता है, और वो 2 कौन सा है? यहाँ पे देखो, सिर्फ हमारा ब्रोंकियोल्स। ठीक है, सिर्फ हमारा ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब जो होता है ये हमारा सिलेटेड होता है। ठीक है, बाकी स्टमक के पास में जो तुम्हारा कोलमनरी एपिथेलियम और एयर सैक होता है वो स्टमक एपिथेलियम से बना होता है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछ रहा है दैट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इनमें से कितनों के पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है? चलो बताओ, इनमें से कितनों के पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है? चलो बताओ, इनमें से कितनों के पास में तुम्हारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ओनली 4? लास्ट वाला ओनली 4 है। ठीक है, डी वाला यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन डी वाला तुम्हारा ओनली 4 है। ठीक, डी वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पे छुपा दिया है तुम लोगों से, लेकिन द ऑप्शन इज ओनली 4। ठीक है, डी वाला में 4 होगा। ओनली 3, कौन सा 3? ओनली 3 तो कह दिया, कौन सा 3 बताओ? ये भी 3 तुम लोगों ने कहा, चलो मैं मान लेती हूँ सही जवाब है। कौन सा 3 है ये भी बताओ। गॉबलेट वाला है, सलाइवरी है, स्वेट ग्लैंड या फिर सेल लाइन? इनमें से कौन सा एक है जो कि नहीं होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम? इनमें से कौन सा एक है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं होता है? बताओ तो। मैम यूजी बीएससी के स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करे? बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। इसे तो मैंने आप लोग का दोनों बैच को ही अटेंड किया है, दोनों बैच को मैंने इसलिए तो जोड़ा है, वरना मैं क्यों जोड़ती? ठीक है, ओनली 3 तो है, कौन सा इनमें से नहीं है? जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा ग्लैंडुलर नहीं है? 1 2 3 4 वाला नहीं है, 1 2 3 4 वाला नहीं है, हैं? अरे वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ गॉबलेट, सलाइवरी, स्वेट ग्लैंड और सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में कौन सा ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं है? ये बताओ, इनमें से कौन सा नहीं है बच्चों? इनमें से तुम्हारा सेल लाइनिंग इन द ब्लड वेसल्स जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, तो ये वाला नहीं है। ओनली 3 में ये वाला नहीं है, बाकी ये तीनों जो है तुम्हारा, ये तीनों ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर में आते हैं। समझे? ये पूछ रही थी मैं, समझी? ये पूछ रही थी। 1 2 3 है, एग्जैक्टली 1 2 3 है, 4 नहीं है, एग्जैक्टली। Next comes your question number 15. How many of the following are example of holocrine gland? इनमें से कितने holocrine gland के example है? Sebaceous gland, mammalian gland, salivary gland या फिर sweat gland? जल्दी से बताओ, only 1, only 2, only 3 या फिर only 4? और कौन सा नहीं है ये भी बताओगे? ठीक है, कौन सा नहीं है ये भी आंसर लिख के देना।
कौन सा नहीं है ये भी लिख के देना। वही तो कहा तुमने 1 2 3 4 कहा था, 4 वाला नहीं है। ओ अच्छा, मैंने ऐसे पढ़ा कि 1 2 3 4 वाला चारों ही नहीं है, इसलिए मैंने पूछा कि बोला ना कि अब देखने में दिक्कत होती है, वही हो गई थी मेरे साथ भी। कौन क्यों नहीं है वो भी बताओगे, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है हेलोक्राइन ग्लैंड वो भी लिख के बताना मुझे, कौन सा नहीं है इन चारों में से हेलोक्राइन ग्लैंड, जल्दी से बताओ। दो कौन सा दो है और कौन सा दो नहीं है बच्चों? कौन सा नहीं है दो, जल्दी से बताओ। बाकी बच्चे क्या तुम लोग क्या खाना खाने के लिए आए हो या फिर भूख लग गया? दावत में आए हो क्या? सेबेस्टियस एंड मेलेबुलन है हेलोक्राइन, ठीक है। और बाकी है तुम लोग मुंह में ताला लगा के बैठे हो, चाबी से खोलना पड़ेगा तुम लोग का ताला। मुंह खोलो, जवाब दो, कुछ तो जवाब दो। कुछ बोलने का पैसा नहीं लगता है, दिल खोल के बोलो, बोलने का पैसा नहीं लगता है। ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। और जो कि उसने कहा दैट सेबेशियस और मेनवा ग्लैंड है, सैलिवरी और स्वेट ग्लैंड जो तुम्हारा वो हेलोक्राइन ग्लैंड जो है वो नहीं है। वो कौन सा ग्लैंड में आता है? मीरोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आता है, ठीक है। और एपोक्राइन अगर पूछेगा तो मैमरी ग्लैंड और एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड जो था वो तुम्हारा एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर में आता है, ठीक है। ये वाला पीडीएफ मैं भेज दूंगी, डोंट वरी, क्योंकि इसने बहुत अच्छी चीजें लिखी है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो नन है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे नन है। चलो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने सारे टाइप्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कलेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू? जल्दी से बताओ, कितने टाइप ऑफ टिश्यू ह्यूमन हार्ट के अंदर में प्रेजेंट होता है मेरा बच्चा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एटा हॉबे ना जानी, वनटा हॉबे ना जानी, ओनली टू हॉबे ना सेटा जानू, ठीक है। बाकी और कुछ, और कुछ तुक्का या समथिंग कुछ? चारों प्रेजेंट होते हैं बच्चों, भूख लग गया मुझे। चारों प्रेजेंट होते हैं, सभी होते हैं, ऑल फोर ह्यूमन हार्ट के अंदर में। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब, ऑल फोर जो है तुम्हारे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पे जो डी है वो तुम्हारा पिथ है, ठीक है। डी क्या है भैया, यहाँ पे देख लो मैं, हाँ डी तुम्हारा पिथ है, ठीक है। डी तुम्हारा पिथ है। अब बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? इन डाइकोट स्टेम द स्टार शीट रिफर्स टू, स्टार शीट जो होता है वो किससे रिफर करता है? पेरिसाइकिल, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस या फिर पिथ? चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से बताओ। नन नहीं होगा, ऑल फोर इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोला ना कि ऑल फोर इज द करेक्ट आंसर। नाउ जल्दी से बताओ बच्चों। साजमा नशा की है, साजमा को हम लोग महंगा वाला नशा भेजेंगे, सस्ता वाले नशे से कुछ नहीं होगा। खाना खाओ, चलो उसको हटाओ, वो बाद में, वो कंट्रोवर्सी बाद में करना, फिलहाल इसका जवाब दो। कंट्रोवर्सी करने का हमारे पास टाइम नहीं है, वैसे भी बहुत सारे चल रहे हैं आसपास, ठीक है। इसका जवाब दो। इन अ डाइकोट स्टेम द स्टार शीट जो होता है वो किससे रिफर होता है? जल्दी से बताओ। हमें पीती है ना, आप पिट रिफर्स टू द, जैसे तुम देख पा रहे हो, सी एंडोडर्मिस। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी जल्दी जवाब दो। एंडोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। एंडोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर। मुनमुन अलग ही है, मुनमुन सी और वी, मुनमुन का टाइपिंग मिस्टेक बहुत खतरनाक हो रहा है, तो मुनमुन का टाइपिंग मिस्टेक बहुत खतरनाक हो रहा है, ठीक है बच्चों। एंडोडर्मिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 17। अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम एंड पेटियोल्स इज, बोलो कौन सा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम्स और पेटियोल को? कौन सा है? स्लेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या फिर फ्लोएम? कौन सा है वो, जल्दी से बताओ कौन सा है वो। मैम मॉक टेस्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 C4 प्लांट ऑप्शन है फोटो रेस्पिरेशन, रिड्यूस फोटो रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेशन, हाई ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन का आंसर बोलिए और थोड़ा सा समझा दीजिए प्लीज मैम। जूही तुम उस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप में मतलब भेजो, मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है जूही, तुम मेरे को वो वाला जो क्वेश्चन है तुम उसको भेजो स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे, उसके बाद मैं अभी क्लास में खत्म होने के बाद तुमको वाला बता दे रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या लिखा मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो है नंबर 16 मॉक टेस्ट 1 का पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पूरा क्वेश्चन दिखाने के लिए जाऊंगी तो सुबह हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन में यही कह रहा है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम। यहाँ पे पूछ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम एंड पेटियोल्स। चलो बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम एंड पेटियोल्स। यंग स्टेम कौन है, जो कौन सा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है
फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम एंड पेटियोल्स को, कौन सा है जल्दी से बताओ। कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है गाइस। चलो ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, कोलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोलेनकाइमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द लिविंग टिश्यू एलिमेंट। ठीक है, इनमें से कितना है जो कि लिविंग टिश्यू एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा ही नहीं, आंसर ही दिखाना पड़ेगा ऊपर करके, क्योंकि यहाँ पे वही है, वही प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे साइड में मेरा फोटो आ जा रहा है छुपा हुआ, तो तुम लोग को दिखेगा नहीं। चलो, इसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है बच्चों। तो यहाँ पे 5 होते हैं जो कि तुम्हारे लिविंग टिश्यू एलिमेंट्स अंदर में आते हैं। वो 5 कौन कौन से यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है तुमको। लिविंग पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सीव ट्यूब्स हो गया। ठीक है, सीव ट्यूब्स हो गया, कंपेनियन सेल्स हो गया। ठीक है, तो ये 5 होता है जो कि तुम्हारे लिविंग के अंदर में आते हैं। और डेड यहाँ पे कौन सा है, स्केलेटेड, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 का जो डी है वो है नन। ठीक है, 19 का डी नन है। आइडेंटिफाई द प्लांट दैट डज नॉट बिलोंग टू द ऑपोजिट फाइलोटैक्सिक ग्रुप। चलो, इनमें से आइडेंटिफाई करो उस प्लांट को जो कि फाइलोटैक्सिक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। कौन सा प्लांट है जो कि ऑपोजिट फाइलोटैक्सिक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट की बात में यहाँ पे फाइलोटैक्सी है। कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि ऑपोजिट फाइलोटैक्सिक ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। और नहीं पूछा है, नहीं। ठीक है, नहीं पूछा है। कौन सा है जो नहीं करता है, एल्स्टोनिया नहीं करता है। तो ही ना, मतलब मैं 20 का आंसर दूंगी। ठीक है बच्चा, सी इज द करेक्ट आंसर। एल्स्टोनिया जो होता है वो नहीं करता है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 20, इनकरेक्ट फॉर साइमोज। साइमोज में यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। द यंगेस्ट फ्लावर जो फाउंड होता है एट द एपिक्स में, यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि साइमोस यहाँ पे कह रहा है जो ओल्डेस्ट फ्लावर होते हैं वो दिखते हैं। एपिक्स में कौन से फ्लावर देखने को मिलते हैं, ओल्डेस्ट फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट फ्लावर। और ये जो यंगेस्ट फ्लावर एपिक्स में किसका देखने को मिलता है, रेसिमोस में देखने को मिलता है। साइमोस में ये वाला फीचर्स नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 21, इन द वैक्सिलरी एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स द टोटल नंबर ऑफ पेटल इज लाइव, हाउ मेनी ऑफ दीस पेटल्स आर फ्यूज। चलो बोलो। मैं मंदी हो गई, मैं भी, है ना, मेरे को लग रहा है तुम मंदी हो गई। बताओ मुझे, ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन फ्लावर होता है उनमें से कितने पेटल्स होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं। एस्टिवेरी में जो फ्लावर्स होता है उनमें से कितने पेटल्स होते हैं जो कि फ्यूज होते हैं। और इनका जो टोटल नंबर ऑफ पेटल्स होता है, इस फ्लावर का जो टोटल नंबर ऑफ पेटल्स होता है, टोटल नंबर ऑफ पेटल्स होता है वो तुम्हारा 5 होता है। ठीक है, तो अब बताओ कितने फ्यूज पेटल्स होते हैं जो कि एक साथ फ्यूज होते हैं। बताओ तो, 2 होते हैं एक साथ फ्यूज, 2 रहते हैं जो एक साथ फ्यूज रहते हैं बच्चों। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 होते हैं जो कि फ्यूज रहते हैं इस वाले अरेंजमेंट में, इस वाले अरेंजमेंट में। ठीक है, 23 की तरफ आ जाइए, 23 की तरफ आ जाइए। 23 में पूछ रहा है, 23 में पूछ रहा है, सॉरी 22 में। 22 कहाँ से चला आया, हाँ 21 के बाद 22। ठीक है, 22 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द लेयर इन द डाइकॉट स्टेम फॉर द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट से लेके इनर मोस्ट तक का क्या सीक्वेंस है डाइकॉट स्टेम का। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है बच्चों। एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन पिथ। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 23 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 23 देना मैंने भूल गई थी। ठीक है, 23 देना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे आप लोग 24 की तरफ आ जाओ। चलो, 24 में ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, जल्दी से बता दीजिए। क्या हमें आंसर दिखा, नहीं दिखा। इसमें आंसर शायद तुम लोग को दिख सकता है। ठीक है, इसमें आंसर शायद तुम लोग को दिख सकता है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट की सही है। क्या दिख रहा है क्वेश्चन पूरा? क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है ना, इसको छोटा नहीं कर सकता है। रुको तो, मुझे कुछ करने दो, रुको मुझे कुछ करने दो। इज इट विजिबल नाउ बच्चों? क्या आप सही है? अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा है? अब क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना? अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट? अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या पूछ रहा था, सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही है, जल्दी से बताओ। ए सही है, यानी कि स्टेटमेंट ए, डी एंड ई इज द करेक्ट। यानी कि बोल रहे इन द रेडियल वस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग डिफरेंट रेडियी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कॉन्जॉइंट क्लोज वस्कुलर बंडल यूजुअली पोजेस अ लेयर ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नहीं, बिल्कुल ही गलत जवाब है। ठीक है, बी रॉन्ग है, क्योंकि कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है तुम्हारे कॉन्जॉइंट में। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी कह रहा है तुम्हारा in dark condition the fiber toward the periphery metal lies toward the center, नहीं सेंटर में नहीं लाई करता है। डी जो है ऑल रूट एग्जिबिट सही जवाब है।
ई जो है इंस्टेंट द रिप्रेजेंट इंटैक्ट। बिल्कुल सही जवाब। ए जिन बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही कहा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है जरा देख लूं मैं। ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा फ्री सेंट्रल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा फ्री सेंट्रल। ठीक है, चलो अब इसका बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ताज़ा हमारा सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट? ए लड़की ताज़मा को गोली मारो, पहले अपना अटेम्प्ट कंप्लीट करो। कितने मजे में आ जाते हैं। इसको करो, इसको। Salma was like BP ते बोल दो, सही है। In a flower, if a flower has a single chamber over ovary that become two chamber, अगर फ्लावर के पास में सिंगल चेम्बर ओवरी है जो कि दो चेम्बर बन जाता है बिकॉज ऑफ अ फॉल सेप्टम, देन उस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? उस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन को हम लोग कौन सा प्लासेंटेशन बोलते हैं? मैम गोली केस हो जाएगा है ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। यहीं से गोली मार दूंगी तुम लोगों को, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? पैराइटल बोलते हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पैराइटल बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या आप लोग पूरा विजिबल है? ये पूरा विजिबल नहीं है, अब हो जाएगा, नो इश्यूज। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ। इन थ्री फ्लावर द पोजीशन ऑफ फ्लावर 1 में ओवरी सुपीरियर है, another hole arise below it. फ्लावर 2 में ओवरी तुम्हारा सुपीरियर और फ्लोर arise below it. फ्लावर 3 में ओवरी हाफ इंफीरियर है और फ्लोर बोर arise from the rim of the cup shaped thalamus. तो कौन सा करेक्टली मैच फ्लोरल टाइप है? चलो बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुमको शादी का टेंशन है? शादी से अच्छा आई एम टोटली अगेंस्ट शादी। चलो बी कह रहे हो? नहीं मैम पूरा विजिबल नहीं है, आंसर नहीं दिख रहा। आंसर नहीं दिखाना है, आंसर क्यों दिखाऊंगी मैं? मारूंगी ना सर पे, हाथ पे दे दूंगी सर तोड़कर। इसका आंसर वैसे है भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ, पता है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। चलो अब बताओ बेटा, इसका आंसर यहाँ पे गिवन भी नहीं है। हाँ हाँ, अब बताओ यहाँ पे क्या लगता है? इसका आंसर यहाँ पे मैंने गिवन नहीं दिया था, मैं यहाँ पे इसका आंसर देना भूल गई थी। क्या लगता है? बी। जिन बच्चों ने कहा बी बिल्कुल सही जवाब कहा है, जिन बच्चों ने मैंने बी कहा है उन्होंने सही जवाब दिया। इसका आंसर मैंने दिया ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर देना ही मैं यहाँ पे भूल गई थी। कितना अच्छा काम किया मैंने। पहला वाला तुम्हारा हाइपोगैमस, तीसरा वाला तुम्हारा पेरिगैमस होता है। ठीक है, चलो सही। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में नंबर डी का रेशियो कितना है भैया? डी इज 1:5। चलो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एल्बुमिनस टू नॉन एल्बुमिनस सीड इन द लिस्ट? व्हीट, पी, मेज, ग्राम, कैस्टर बीन। ये क्वेश्चन भी आपकी प्रीति मैम ने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी प्रीति मैम ने ही दिया है। चलो बताओ इसको। कौन सा यहाँ पे रेशियो में सही है? जल्दी बताइए कौन सा रेशियो है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड का इस वाले लिस्ट में सही है? 3:3, 2:4, 4:2 या 1:5? अरे ओ इतना मारूंगी ना, इतना मारूंगी तुम लोगों को, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, घर जाके मारूंगी सबको। एड्रेस भेजना मुझे, सब लोग एड्रेस व्हाट्सएप करोगे, तुम लोग के घर में जाके तुम लोग फूटूंगी मैं। 3:3 इज द करेक्ट आंसर। तो रीना ने कहा है, बाकी जवाब दो। 3:3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी है 4 एंड ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा 5। चलो बताओ, इन सब प्लांट the thalamus also contribute to fruit formation along with ovary. How many of the following are the example of false fruit? Apple, strawberry, cashew, mango and watermelon. इनमें से false fruit का एग्जाम्पल कौन सा है? false fruit का एग्जाम्पल कौन सा? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। या अपने शादी ना करूँ तो बुलाने की बहुत दूर की बात है। 2, 3, 4, 5। चलो बताओ इनमें से कौन सा फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल जो है, इनमें से कितने हैं जो कि फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, मैंगो या फिर वाटरमेलन। जल्दी से बता दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शादी। मत करो, तुम लोग भी मत करो, अच्छा चीज नहीं। इधर भी सबका आंसर मैंने दे ही दिया है, क्या इंसान हूं मैं? 3,
एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू जो होता है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, 3 इज द करेक्ट आंसर। एप्पल, स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही जवाब। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे क्लासिकल फॉल्स फ्रूट है, बाकी दोनों जो है तुम्हारा वो क्लासिकल फॉल्स फ्रूट नहीं है। Next comes your question number 29. In a dicot seed, the position of an embryonal axis above the level of cotyledon is called X, which terminate with the Y. यहाँ पे X और Y क्या है जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे X एंड Y क्या है जल्दी से बताइए। above the level of cotyledon लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे above the level of के बाद में cotyledons है, ठीक है। level of cotyledons लिखा है। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए बच्चों, इसका क्या होगा। What is X and what is Y here? X ढूंढो, find X, अपना X ढूंढो, अपना Y ढूंढो। चलो जल्दी से बताओ, X भी ढूंढना है, Y भी ढूंढना है। कौन है यहाँ पे X एंड कौन है यहाँ पे Y? ट्राइकॉट सीट की बात हो रही है। पोजीशन, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रॉय एक्सिस जो होता है, जो कि अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं और वो टर्मिनेट करता है किसको, ठीक है। और वो किसको टर्मिनेट करता है जल्दी से बताओ, और वो किसको टर्मिनेट करता है। B will be the correct answer. B is the correct answer. बिल्कुल सही जवाब। X is epicotyl and Y is your plumule. So B is the correct answer. Next comes your question number 30. How do trichomes, epidermal hair on the stem, differ from root hairs? Trichomes जो होते हैं वो root hair से कैसे different होते हैं? ट्राइकॉम्स होते हैं वो रूट हेयर से कैसे डिफरेंट होते हैं? क्या ट्राइकॉम्स यूनिसेलुलर होते हैं और रूट हेयर मल्टीसेलुलर होता है? क्या ट्राइकॉम्स यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं और रूट हेयर्स तुम्हारे हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं? क्या दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं या फिर दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं? मैम ये चैप्टर 12 के चैप्टर से सिमिलर है। हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पे सिमिलर सा है ना। देखो वो प्लांट से बात हो रही है ना, मॉर्फोलॉजी प्लांट वाला की बात हो रही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल गया है। ये वाला हो गया, फिर प्लांट का रिप्रोडक्शन हो गया, सब तो एक ही है, प्लांट के बारे में ही बात हो रही है। बी चलिए जी, चलिए पढ़ के तो आए हो तुम लोग। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 30 हो गया। नेक्स्ट कम योर 31. इन द डाइकॉट स्टेम द हाइपोडर्मिस प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ यूजिंग एक्स व्हाइल इन मोनोकॉट इट यूजेस वाई, ठीक है। चलो एक्स क्या है वाई क्या है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ एक्स क्या है वाई क्या है। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस जो होता है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को यूजिंग वाई, ठीक है। और उसी जी की जगह में तुम्हारा मोनोकॉट स्टेम होता है वो यूज करता है वाई को, मतलब डाइकॉट जो होता है वो तुम्हारा एक्स को यूज करता है लाइक फॉर प्रोटेक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, और जो तुम्हारा मोनोकॉट होता है वो वाई को यूज करता है। तो एक्स और वाई यहाँ पे क्या है बच्चों? व्हाट इज एक्स एंड वाई हियर? बी चलिए बिल्कुल सही जवाब। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा बिल्कुल सही जवाब बच्चों। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 32। ए से डी दिया हुआ, इनमें से बताओ कि कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग स्टोमाटा। स्टोमाटा को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? चलो स्टोमाटा को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? स्टेट मैम एक क्वेश्चन है, पीडीएफ दीजिएगा व्हाट्सएप में। हाँ जी दे दूंगी, नो इश्यूज। स्टेटमेंट ए, गार्ड सेल्स आर द ओनली एपिडर्मल सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। स्टेटमेंट बी, सब्सिडियरी सेल्स आर नॉट स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स फाउंड इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स। Statement C, stomata are more abundant on the adexal epidermal of the dicot. Statement D, the opening and closing of stomata is due to the change in the guard cells. चलो बताओ, कह रहे हो B is the correct answer, यानी कि only 2 यहाँ पे सही है, राइट? only 2 यहाँ पे सही है। लास्ट में चेंज इन द टर्जिडिटी लिखा है, ठीक है। स्टेटमेंट डी में है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू द चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। स्टेटमेंट ए एंड डी तुम्हारे यहाँ पे सही है। श्योर हो सारे बच्चे? चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका सही है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गया है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे तो आंसर देख ही रहा, तो देख ही लो। इन विच स्पेसिफिक जोन ऑफ रूट्स आर द रूट हेयर फाउंड? कौन से स्पेसिफिक जोन ऑफ रूट में रूट हेयर मिलता है? तो हमें पता है जोन ऑफ मैच्योरेशन में हमारा रूट हेयर जो होता है जो कि मिलता है। चलो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है तुम्हारा वो 5 होगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पोजेस एडवेंशियस रूट? कितने प्लांट्स जो कि एडवेंशियस रूट को पोजेस करते हैं? ग्रास है, मॉन्स्ट्रा है, बनियान ट्री है, बीट है, फिर स्वीट पोटैटो। इनमें से कितने हैं जिनके पास में तुम्हारा एडवेंशियस होता है? कैंसल लीड में आया था, देख लो। How many of the following plant possess herbaceous root? ग्रास होगा तुम्हारा, या फिर तुम्हारा लाइक दूसरा क्या था, मॉन्स्टेरा होगा, बनियान ट्री होगा, वीट होगा, फिर स्वीट पोटैटो होगा। 5 है बच्चों, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। 5 कौन सा? ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री एंड वीट हैज फिब्रस रूट एंड स्वीट पोटैटो के पास एडवेंशियस रूट होता है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 पांचों का पांचों सही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 3 यहाँ पे मेंशन है। हाउ मेनी, यहाँ
पे नंबर 5 जो है, हाउ मेनी, ये भी देख लो, कोई कुछ किया नहीं जा सकता। हाउ मेनी फॉलोइंग आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी वर्ड, इनमें से कितना है मॉडिफिकेशन एक्सिलरी वर्ड का, तो हमें पता है इनमें से 4 है। कौन सा 4 है? थॉर्न्स इन सिट्रस जो होता है, ठीक है, ये पहला हो गया तुम्हारा, जो कि लाइक सिट्रस और बोगनविला का जो थॉर्न्स होता है, ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा गॉड्स होता है, ग्रेपवाइन का ये टेंड्रिल्स बन जाता है, यानी कि टेंड्रिल्स वगैरह जो होता है, ये सारे जो होते हैं, ये सारे तुम्हारे क्या करते हैं, ये सारे मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर सपोर्ट, ठीक है। ये टेंड्रिल्स वगैरह सपोर्ट के लिए काम आते हैं और थॉर्न्स वगैरह प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं। तो आंसर नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से हमने यूनिट 2 भी हमारा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब हम लोग करेंगे हमारा यूनिट 1, सॉरी यूनिट 3, लास्ट यूनिट है आज का, यूनिट 3। इसमें हम लोग सेल डिवीजन और बायोमोलिक्यूल्स करने वाले हैं, ठीक है। इसका आंसर आई गेस यहाँ पे नहीं दिया है, एक बार मुझे चेक करने दो। हाँ चलो, इसका आंसर यहाँ पे नहीं गिवन है, चलो इसमें मैंने आंसर नहीं दिया, ठीक है, इसमें मैंने आंसर्स नहीं दिया है। किसी का नेटवर्क इशू हो रहा है या सिर्फ मेरा हो रहा है? बीच बीच में अटक जा रहा है। मैम के इधर नेटवर्क इशू है, हो सकता है मैम यूनिट मैंने पढ़ा है, कोई बात नहीं पढ़ा फिर भी चलता है, एग्जाम आ रहा है, नहीं पढ़ा मुंह तोड़ दूंगी एकदम लड़कियों का। 32 क्वेश्चन है इस यूनिट में, हमारा 32 क्वेश्चन है, हमें 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट करना। पहला क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कौन से स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन या फिर डिप्लोटीन? बहुत आसान है, जल्दी से बोलो, बहुत आसान है, जल्दी से बोलो, कौन से स्टेज में होता है बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बोल दीजिए। 1 के सी में, पैकेटिन में, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, परफेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पैकेटिन में देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, द कंसेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर किसने दिया था? रुडोल्फ ने दिया था, सिजमॉन ने दिया था, स्लेटन ने दिया था, फिर एरिस्टोटल ने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था ये ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर? रुडोल्फ ने दिया था, रुडोल्फ ने दिया था, परफेक्ट, 2 का 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जवाब 2 का 1 यानी कि रुडोल्फ ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मिसमैच, इनमें से मिसमैच बताइए। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया में होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, मेथानोजेनेसिस प्रोकैरियोट्स। मिसमैच कौन सा है इसमें से? व्हाट इज मिसमैच हियर? इनमें से मिसमैच कौन सा है मेरे बच्चों? मेरे को लग रहा है दैट 2 इज द मिसमैच, राइट, एग्जैक्टली सही जवाब है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में नहीं होता है, नीट 16 और 17 में आया था, देख लो, देख रहे हो। मैच द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विद द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, चलो यहाँ पे क्रोमोसोम्स के लाइक मैच करना है विद द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक एट द वेरी टिप में देखने को मिलता है, सब मेटासेंट्रिक इन द मिडिल, एक्रोसेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, टेलोसेंट्रिक क्लोज टू द बंडल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरा बच्चा? यहाँ पे कह रहा है क्रोमोसोम्स को विद द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर से मैच कीजिए। मेरे को लग रहा है दैट ए का होगा नंबर 2, ठीक है, बी का होगा नंबर 3, सी का होगा नंबर 4, बचा डी का होगा नंबर 1। चलो आ जाओ देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ सही है, डी का होगा नंबर 1, ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, डी का 1, चलो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे एकदम सही जवाब है। चलिए बच्चों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के रिगार्डिंग में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालो। द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय न्यूक्लियर पोर, द न्यूक्लियर इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन्स न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन, द लार्ज न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। चलो बताओ यहाँ पे से कौन सा सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इज योर बी, सी, डी एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलो अब बताओ, उस दिन YouTube पे कोई मेरे राइटिंग के ऊपर कमेंट कर रहा था, अब मुझे बुरा लग रहा है, सही में मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है। 2 होगा यानी कि A, C and D is correct only, A, C and D is correct only, ठीक है, सॉरी A, B and C is correct only। चलिए बिल्कुल सही जवाब बच्चों, जिन बच्चों ने मुझे 2 कहा A, C and D is correct only, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टेटमेंट निकालो रिगार्डिंग माइटोसिस। स्टेटमेंट 1 में एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स जो होता है तुम्हारे, ठीक है, मेटाफेज के टाइम पे जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो मूव होते हैं टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंग अलोंग द मेटाफेज प्लेट। स्टेटमेंट 2 एट एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। चलो बोलो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? असनामस है ना, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है मेरे बच्चों? 6 का A, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर, 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ
जाओ। 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर जी नॉट फेज। जी नॉट फेज तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है? सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, cells no longer proliferate unless called upon to do so. It is also known as quiescent stage. Generation occurs during this phase. Not पूछ रहा है not, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। नहीं नहीं, नो 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 पूछ रहा है, ठीक है, नो नो नो। चलो बोलो 7 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल सही जवाब। ये तीनों चीजें जो होती है वो उनमें होती है, लेकिन जो डीएनए ऑकर कहाँ पे होता है? ये तुम्हारा एस फेज में होता है, नॉट इन जी फेज, सिंथेसिस फेज में होता है। नेक्स्ट कम, ये फेज होगा, मैंने फाज लिख दिया, फेज। नेक्स्ट कम है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, मैचिंग है। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, पॉलीसेकेराइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, लिपिड जो होता है तुम्हारा ईस्टर बॉन्ड। चलो बॉन्ड फॉर्मेशन है, बताओ तो प्रोटीन का कौन सा बॉन्ड लिखा था? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। प्रोटीन का इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलो बताओ, मैचिंग करो, मैचिंग करो। मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बोला था बॉन्ड से सवाल आता है। 8 का क्या होगा? 8 का मेरे को लग रहा है दैट प्रोटीन जो है तुम्हारा वो तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, प्रोटीन का हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीसेकेराइड जो होता है वो तुम्हारा फॉर्म करता है तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है नहीं, पॉलीसेकेराइड जो ग्लाइकोसाइडिक, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और लिपिड जो होता है तुम्हारा वो ईस्टर बॉन्ड, यानी कि 1 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 9 में फिर द मैचिंग आ गया। कोई बच्चा मुझे कह रहा था उस दिन कि मैम मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा, लो यहाँ पे भरा हुआ है। मैच द सेकेंडरी मेटाबोलाइट विद देयर एग्जांपल। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट को उस एग्जांपल के साथ मैच करो। अल्कोलाइड्स का क्या होगा? टॉक्सिन्स, लेक्टिन्स, ड्रग। ओके, नंबर 9। ओके, आई एम गेसिंग दैट अल्कोलाइड्स का जो होता है वो तुम्हारा मॉर्फिन होता है, ठीक है। टॉक्सिन्स जो होता है वो तुम्हारा रेकिन होता है। लेक्टिन्स जो होता है तुम्हारा वो तुम्हारा कॉन्केबिलिन ए होता है, एंड ड्रग्स जो है तुम्हारा वो विनब्लास्टिन, यानी कि ए का 1 2, ए का 2, ओके, बी का 3, सी का 1। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी 9 का भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। मुन्ना ने कहा था, राइट, 9 का भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुनमुन ने कहा था ना, वही मैं कह रही हूँ। चलो मुनमुन, तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लेके चली आई। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, मैचिंग वाला क्वेश्चन सब है यहाँ पे। इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट भी है। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के बताओ। स्टेटमेंट 1, अमाइनो एसिड तुम्हारा सब्स्टिट्यूट मीथेन होता है। द आर ग्रुप इन सीरीन इज अ हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप। चलो बोलो यहाँ से क्या स्टेटमेंट सही है, बताओ, ये वाला बताओ। 10 का बताओ बच्चों, 10 का 1 बोला है साजमा ने, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। साजमा को लगता है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी बच्चों को क्या लगता है? मेरे बाकी छोटे से मोटे से प्यारे से बच्चों को क्या लगता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? टेन का ए इज द करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिपिड्स। लिपिड्स के बेसिस में करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के बताओ। लेक्टिन इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। आर्कनोटिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल एंड ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट दैन फैट्स। चलो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा सही है रिगार्डिंग लिपिड्स? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? शुक्रिया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 का आई एम गेसिंग द आंसर एज, मेरे को जहां तक लगता है ए इज द करेक्ट, ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट है। बी यहाँ पे करेक्ट नहीं है बच्चों, मेरे ख्याल से बी इज नॉट द करेक्ट। एंड इवन सी आई एम गेसिंग दैट लिपिड्स आर जनरली, सी भी करेक्ट है, ठीक है। 11 का ए नहीं होगा, बी करेक्ट नहीं है, 2 होगा, 11 का 2 होगा, 11 का 2 होगा। ए सी एंड डी आर करेक्ट। आर्कोनेटिक एसिड जो कि 16 कार्बन एटम्स होता है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं होता 16 कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 12, वो वाला आप लोगों ने गलत कर दिया, इज द करेक्ट आंसर। एक बार मेरे को इसको एक बार चेक करने दो, मैं भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आर्कोनेटिक एसिड जो होता है वो 16 कार्बन, आई डोंट थिंक सो कि 16 कार्बन का होता है। तो गर्मी 16 कार्बन एटम्स, सिक्सटीन नहीं होता है इनके पास में, ये लोग 20 कार्बन एटम चेन होता है ये, ठीक है, 20 कार्बन एटम चेंज होते हैं, यहाँ पे गलत है, ठीक है।
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिनके पास में 16 नहीं, ये क्या हो रहा है 16 नहीं 20 कार्बन चेन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज करेक्ट। एंजाइम को लेके यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है मेरा बच्चा जो कि करेक्ट है, ठीक है। एंजाइम को लेके 440 लग गई है ना, 440 का वोल्टेज लगेगा अभी। चलो बोलो एंजाइम को लेके यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंजाइम्स तुम्हारे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, high temperature preserve enzyme in temporary inactive state, a competitive inhibitor binds enzyme at a site other than active site, cofactor always organic compound। चलो बोलो तो 12 का क्या सही है। 1 जिन्होंने कहा 12 का ए बिल्कुल सही जवाब, ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। एंजाइम जो होता है तुम्हारे ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को ऑफ अ रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी meiotic division are required to produce 100 zygotes in a flowering plant। कितने meiotic division करने होंगे अगर हमको 100 zygotes बनाना होगा एक फ्लावरिंग प्लांट में, तो बताओ कितना meiotic division करना होगा अगर हमको फ्लावरिंग प्लांट का 100 जाइगोट्स बनाना होगा। तो 125 बार, 125 बार करना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब 125 बार करना पड़ेगा। चलो मैच द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल विद देयर स्पेसिफिक बॉन्ड्स दैट कनेक्ट देम। चलो कौन सा बॉन्ड किसको कनेक्ट करता है, सेम वहां पे भी बॉन्ड वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे कनेक्ट करता है, और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किससे कनेक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड किससे कनेक्ट करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किससे कनेक्ट करता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा तुम्हारा ए जो होता है वो तुम्हारा कनेक्ट करता है इसके साथ में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो इसके साथ में कनेक्ट करता है। तो आज देख लेते हैं ए का 2 किस में है, ए का 2 2 ऑप्शन आ गया, ठीक है, ए का 2 2 हो गया। चलो बी चेक कर लेते हैं हम लोग। बी यानी कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस के बीच में बनता है, यानी कि बी का 1, बी का 1 किसका सही आंसर है, बी का 1 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हमें कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेस के बीच, यानी कि ए और जी जो होता है बीच में हाइड्रोजनस बॉन्ड ए टी जी सी का जो बॉन्ड होता है इस तरह से बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है वो सुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, अगर सेल के पास में 24 क्रोमोसोम है G1 फेज में, देन व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट द एक्सट्रीम्स। मुझे थोड़ा सा छोटा करने दो वरना क्वेश्चन दिखेगा नहीं। अगर सेल के पास में 24 क्रोमोसोम है G1 फेज में, तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए होगा एट द एंड ऑफ द S फेज, ठीक है। S फेज में क्या होगा बताओ। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में आप लोग को भर भर के सॉल्व करवाया है, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बहुत सारे सॉल्व करवाए। चलिए बताइए, क्लास में मैंने ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करवाया है कि G1 फेज में अगर 24 क्रोमोसोम है तो S फेज के एंड आते आते कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए होगा, 24 होगा ए, बिल्कुल सही जवाब 24 तुम्हारा क्रोमोसोम्स एंड 4C तुम्हारा डीएनए में, ठीक है जी। डीएनए कंटेंट तुम्हारा 4C होगा, ठीक है ना। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ग्वानाइन जो कि 31% ऑफ द बेस लेता है, तो परसेंटेज ऑफ थाइमाइन क्या होगा, ये भी मैंने क्लास में करवाया। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया, मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, देख लो जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास में कराया था, देखो सेम क्वेश्चन आ गया। अगर ग्वानाइन 31% है तो थाइमाइन का परसेंटेज कितना होगा बच्चों, ग्वानाइन अगर तुम्हारा 31% है तो थाइमाइन का परसेंटेज क्या होगा बच्चों, 19% होगा, 19% होगा, बिल्कुल 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 सही जवाब 19% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कम योर क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डबल डीएनए डबल हेलिक्स कंटेनिंग 2000 बेस पेयर। अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा 0.34 नैनोमीटर है, तो बताओ कि 2000 बेस पेयर का जो है उसका लेंथ का कितना होगा, कितना नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा उनके बीच। मैम थोड़ा फास्ट चलिए, हाँ जी मैं थोड़ा फास्ट ही चल रही हूँ, इसका बताओ जल्दी से बताओ। 17 नंबर का क्या होगा मेरा बच्चा लोग, 17 नंबर का होगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 नंबर में जब हमारा 2000 बेस पेयर होता है तो हमारा कितना ज्यादा हम लोग को नैनोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है, दो बेस के बीच में 680 नैनोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि टाइटली बाउंड होता है आपो एंजाइम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम, मेटल आयन, प्रोटेस्टिक ग्रुप या फिर हेलो एंजाइम, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं मेरा बच्चा जल्दी बताओ। 18 का क्या होगा, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो कि बाउंड होता है आपको एंजाइम के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं। ओके बच्चों बिल्कुल सही जवाब प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यानी कि 9+2 का जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सेंट्रियोल का, सीलिया फ्लैचेला, साइटोस्केलेटन या फिर बेसल बॉडी, जल्दी से बताओ किसका है,
इसका ये 9+2 अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलता है? 9+2 अरेंजमेंट हमें किसमें देखने को मिलता है? सीलिया एंड फ्लैजेला। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, सीलिया एंड फ्लैजेला। अलीशा वाज लाइक टू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पूछा था अलीशा ने मुझसे। क्वेश्चन नंबर 20, द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ गोल्जी आर। सिस और ट्रांस फेस जो होता है गोल्जी का, वो सॉरी आसिमा ने पूछा था, सॉरी आसिमा ने पूछा था, 2 इज द करेक्ट आंसर। चलो उसके बाद में सिस एंड ट्रांस जो होता है गोल्जी का, वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है, इंटायरली सेपरेट होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव होता है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सेपरेटली, क्या होता है? जल्दी बताइए। 20 का 3 बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, कॉन्वेक्स फॉर्मिंग एंड कॉन्केव मैच्योरिंग फेस रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही जवाब, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट को रीड करके बताओ न्यूक्लियस के रिगार्डिंग में सही क्या है। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि फाउंड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। चलिए, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तुम्हारा इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तुम्हारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में पूछा, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये आरएनए सिंथेसिस के लिए साइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 22। फिर से मैचिंग आ गया। प्लाज्मिड कहाँ देखने को मिलता है? हमने पता है प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड इज द स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। ठीक है, ए का नंबर 2 हो गया। न्यूक्लियोइड क्या होते हैं बच्चों? जीनोमिक डीएनए नॉट एनवेलप्ड बाय मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बी। इसका क्या होगा बच्चों? 22 का ये आई थिंक जीनोमिक डीएनए होता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इंक्लूजन बॉडी जो होता है वो रिजर्व मटेरियल होता है, एंड ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो आउटर मोस्ट कवरेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 22 का ए इज द करेक्ट आंसर। 23 पूछ रहा है, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ प्रोकैरियोटिक सेल दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट लैक अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड। कौन सा स्ट्रक्चर जो था वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर लाइट कैप्चरिंग लाइट एनर्जी? चलो बताओ, कोई बात नहीं, इसका बताओ तो 23 का बिल्कुल सही जवाब। 23 का बताओ। साइंटिस्ट ने एक प्रोकैरियोटिक सेल को ऑब्जर्व किया और जब उसका फोटोसिंथेसिस किया तो उसने देखा कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड नहीं है। तो बताओ कौन सा लाइक तुम्हारा ऑर्गेनिल होगा जो कि लाइट को कैप्चर करेगा? क्रोमैटोफोर होगा। बिल्कुल ही सही जवाब है, क्रोमैटोफोर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 24, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच, आर ग्रुप हम लोग को पता है अमीनो एसिड में एक आर ग्रुप होता है जो कि डिफाइन करता है कि कौन सा अमीनो एसिड होगा। तो आर ग्रुप के बेसिस में इनकरेक्ट मैच बताओ। इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड में आर ग्रुप होगा तो वो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। अगर आर ग्रुप में बेसिक अमीनो एसिड होगा तो वो लाइसिन बन जाएगा। अगर आर ग्रुप में न्यूट्रल अमीनो एसिड हो तो वो वैलिन बन जाएगा। अगर आर ग्रुप में एरोमेटिक होगा तो वो सेरीन बन जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है जल्दी से बताओ, यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा है जल्दी से बताओ। डी बिल्कुल सही जवाब। एरोमेटिक होगा तो वो एरोमेटिक जो होता है वो बेंजीन रिंग होता है, सेरीन में बेंजीन रिंग नहीं होता, तो ये गलत है। चलिए 25 की तरफ आ जाइए। यहाँ पे आर ग्रुप के साथ मैच कीजिए। ग्लाइसिन के आर ग्रुप में क्या होता है बच्चों? ग्लाइसिन के आर ग्रुप में क्या होता है? एलिनिन के आर ग्रुप में क्या होता है? टायरोसिन के आर ग्रुप में क्या होता है वो तो मुझे पता है। ग्लाइसिन, एलिनिन और सेरीन के आर ग्रुप में क्या होता है जल्दी से बताओ। इसका तो होगा नंबर डी, एरोमेटिक देखने को मिलता है। मिथाइल भी होगा। ये मिथाइल ग्रुप जो होता है, सॉरी सीरीन जो होता है उसमें तुम्हारा हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया सी। ठीक है, उसके बाद एलिनिन जो होता है वो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप, सिंपली मिथाइल ग्रुप होता है, और ग्लाइसिन जो होता है उसमें सिंपल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यानी कि ए का 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर? सॉरी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? ये क्वेश्चन बचपन से पूछा जा रहा है, अभी तक पूछा जा रहा है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है बच्चा? कोलेजन, रुबिस्को, इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन, कौन सा है जल्दी से बता दो। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, राइट? रुबिस्को होगा इसका आंसर। रुबिस्को है हमारा सबसे अबंडेंट प्रोटीन, इंसुलिन नहीं, रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को है हमारा सबसे अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, फिर से आ जाओ मैचिंग की तरफ। इतना सारा मैचिंग कर करके मेरा दिमाग खराब हो चुका है। यहाँ पे प्रोटीन के स्ट्रक्चर का मैचिंग करना। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर में क्या देखने को मिलता है? लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया ए का 2। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस देखने को मिलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखने को मिलता है? बीटा प्लेट एंड बीटा शीट, यानी कि ये हो गया बी, यानी कि ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर 3। एक बार और चेक कर लेते कहीं और है ए का 2 बी का 3 नहीं, तो इसका भी 27 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ठीक है, 28, एडिनोसाइन, ग्वानाइन, थाइमिडिन एंड यूरिडिन आर एग्जांपल ऑफ। ये ए, टी, जी एंड सी, ये चारों किस चीज के एग्जांपल है जल्दी से बता दीजिए। इन चारों को किस चीज के एग्जांपल बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड या फिर नाइट्रोजनस बेस, किसका एग्जांपल बोलते हैं हम लोग इन चारों को? These are what?
न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लिक एसिड या फिर नाइट्रोजनस बेस, क्या है ये? एटीजीसी क्या है बच्चों? एटीजीसी क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, ये बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बोलो, मेरा सर घूम जाएगा, जल्दी से बोलो, मैं बीमार हो जाऊंगी। नाइट्रोजनस बेस क्यों नहीं है? तो ही ना तुमने कहा न्यूक्लियोसाइड, ओके, बट नाइट्रोजनस बेस क्यों नहीं है एटीजी से, ये बताइए। व्हाई दीज आर नॉट नाइट्रोजनस बेस? तुहिना का आंसर सही है, ठीक है मुनमुन, तुहिना मैं बता दूं, तुहिना ने जो बोला न्यूक्लियोसाइड सही आंसर बोला, तुहिना ने आंसर गलत नहीं बोला, तुहिना का आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। लेकिन नाइट्रोजनस बेस क्यों नहीं है, मुझे तुहिना से जानना है, तुहिना ने न्यूक्लियोसाइड क्यों बोला इसको, कुछ सोच के ही बोला होगा ना, क्यों बोला इसको न्यूक्लियोसाइड, व्हाई दीज आर नॉट नाइट्रोजनस बेस, टेल मी, बोलो तुहिना, जवाब दो, ये नाइट्रोजनस बेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ये नाइट्रोजनस बेस? मेरा कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। हेलो हेलो हेलो, कनेक्शन इशू हो रहा था, मुझे पता है थोड़ा सा कनेक्शन इशू होता है। अब देखो तो ऑप्शन क्लियर है ना। चलो, तुहिना ने जो जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन तुहिना क्यों है न्यूक्लियोसाइड ये बताओ तो। तुमने जो बोला दैट दिस इज न्यूक्लियोसाइड, बट व्हाई, क्यों बोला? बट वो तो नाइट्रोजनस होगा ना मैम, पिरिमिडिन, ठीक है ठीक है, तुम्हारा भी बात कहना सही, लेकिन मुझे तुहिना से जानना है कि उसने क्यों बोला, मुझे तुहिना से, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरासिल होता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। यहाँ पे जो मुनमुन तुमने कहा, तुमने एटीजीसी देखा, ठीक है, एटीजीसी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनिन, गुआनाइन, थायमिडिन, यूरासिल एंड साइटोसाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? आइडोनोसाइन, गुआनोसाइन, थायमिडिन एंड यूरिडीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है तुम्हारा यूरिडीन, थायमिडिन, ये तो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड है, दीज आर नॉट नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस एटीजीसी जो होते हैं बच्चों, वो तो एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिडिन, साइटोसिन ये होते हैं। यहाँ पे तो एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थायमिडिन, यूरिडीन ये लिखा है ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुहिना का जो आंसर था वो सही था, यही इसी जगह पे आप लोग पगलाते हो, ठीक है। आप लोग ये देखते हो एटीजीसी, चलो जल्दी से नाइट्रोजनस बेस मार दी, नहीं भैया, फुल फॉर्म को ध्यान में रखना, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का या फिर अमाइनो एसिड का? जल्दी से बताओ, इंसुलिन किसका पॉलीमर है? इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, मैम मैचिंग इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक टेस्ट में तो एक भी नहीं दिए, मॉक टेस्ट में एक भी मैचिंग नहीं दिया, पता नहीं मॉक टेस्ट बनाने के टाइम पे पता नहीं क्या हुआ था, मैंने मॉक टेस्ट नहीं बनाया, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मॉक टेस्ट में मैचिंग नहीं दिया हो, प्रोबेबली हो सकता है कि नहीं हो, या और आगे नया वाला मॉक टेस्ट में हो, मुझे नहीं पता बच्चों, मैंने मॉक टेस्ट नहीं देखा तो मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। फ्रुक्टोज, चलो बिल्कुल सही जवाब, नहीं अमाइनो एसिड नहीं होगा अलीशा, इंसुलिन जो होता है वो तुम्हारा पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, बहुत सारे फ्रुक्टोज को मिला करके तुम्हारा इंसुलिन जो बनता है, फ्रुक्टोज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है जो तुम्हारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोबायोज? चलो बोलो कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा है मेरा बच्चा? सुक्रोज, बिल्कुल सही जवाब, सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर, सुक्रोज इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट दो और क्वेश्चन बचा है हमारा 31 एंड 32, उसके बाद हमारा कंप्लीट। सुक्रोज कॉमनली नोन एज टेबल शुगर, इट इज कंपोज्ड ऑफ कौन? सुक्रोज को हम लोग टेबल शुगर बोलते हैं, तो वो कौन सा दो मोनोसैकेराइड से बनता है? ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज या फिर फ्रक्टोज फ्रक्टोज, किससे बनता है सुक्रोज? बताओ कौन सा दो मोनोसैकेराइड को मिला करके हम लोग बनाते हैं? मैम वो प्रैक्टिस ना करें फिर, ऑफ कोर्स करो प्रैक्टिस, क्यों नहीं करोगे प्रैक्टिस? जरूर करो, मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस भाई, मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करोगे, मॉक टेस्ट करो, प्रैक्टिस। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज यानी कि नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलाकर के हमारा सुक्रोज बनता है। 32 लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, स्टूडेंट इज लुकिंग एट अ मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ अ फॉस्फोलिपिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स दिस कंपोनेंट? चलो एक स्टूडेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड के मॉडल पे देख रहा है, तो इनमें से बताओ कि फॉस्फोलिपिड का क्या यहाँ पे सही है। फॉस्फोलिपिड के पास 3 फैटी एसिड होता है जो कि अटैच होता है तो फॉस्फेट ग्रुप, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक फैटी एसिड और 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, फिर एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड विद अ लिपिड टेल। क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। कोई भी अगर हम लोग कोई भी टिपिकल हम लोग फॉस्फोलिपिड की बात करें तो उसके पास में होता है 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक फॉस्फोग्लिसरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, देखने को मिलता है। तो इसी तरह से बच्चों मेरे हमने यूनिट 1 का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, यूनिट 1 का कुछ क्वेश्चंस, यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चंस एंड हमारे यूनिट 3 का कुछ क्वेश्चन जो है हम करके खत्म कर दिया है। प्रोबेबली अब हमारा जो यूनिट 4 या
यानी कि प्लांट फिजियो, और यूनिट 5 जो कि हमारा ह्यूमन फिजियो। ये तो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, इसलिए मैंने इस क्लास में कंट्रीब्यूट नहीं किया। अभी यही क्लास में तो हमें 2 घंटा हो गया उस क्लास में, इसलिए मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट उसको नहीं किया। मैं अलग से क्लास में इन दोनों को सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। ये कल क्लास इनफैक्ट या तो टुमारो कल हो सकता है, या फिर हम लोग इसको परसों भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो कल करेंगे हम लोग, या फिर इसको हम लोग परसों करेंगे, ठीक है। तो ये जब होगा मैं आपको बता दूंगी। क्वेश्चन अभी इसका मैंने रेडी नहीं किया, रेडी होगा मैं इसको बता दूंगी। मैंने फिजियो कल होगा मैं बता दूंगी। मैंने अभी क्वेश्चन रेडी नहीं किया, अगर मेरा रात भर में क्वेश्चन रेडी हो जाता है तो कल होगा, नहीं तो फिर हम लोग परसों सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए, कोई डाउट अब बताओ मुझे। तुम लोग पूछ रहे थे, तुम लोग बार बार कह रहे थे कि मैम लास्ट ईयर जैसे क्लास 11 का हुआ था क्वेश्चन प्रैक्टिस 12 का वैसे ही हो जाए। तो प्रीवियस वाले बैच में जाके देखोगे तो क्लास 12 का ऑलरेडी है, ठीक है। क्लास 12 का ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व है क्वेश्चन, ठीक है, यूनिट वाइज, ठीक है। तो वो तुम लोग वहां से देख लो। क्लास 11 का मैंने यहाँ से करा दिया, तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो मैं देखूंगी कि मैं क्लास 12 का भी करवा दूंगी कुछ कुछ, ठीक है जी। डन। और ये वाला पीडीएफ जो है मैं आपको भेज देती हूँ। मैम 28 नंबर क्वेश्चन को एक बार समझा दीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन किसका क्वेश्चन कह रही हो? कौन सा 28 बच्चा? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, कौन सा 28? अच्छा था क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। लेकिन कौन सा 28 मांग रहे हो पहले ये तो बताओ। रुक जाओ, मैंने बंद कर दिया पूरा, एक सेकेंड। इसका 28 मेरा बच्चा जूही। अच्छा, ये एटीजीसी का पूछ रहे हो? अरे भाई देखो, ये तुम्हारा, अगर मैं एटीजीसी निकलू, अगर मैं तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो एडिनाइन होता है, जी से तुम्हारा ग्वानाइन होता है, ठीक है, सी से तुम्हारा साइटोसाइन होता है, एंड तुम्हारा टी से थाइमाइन होता है, यू से तुम्हारा यूरासिल होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है? तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। ये है तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। अगर ये लिखा रहता, ठीक है, अगर ये लिखा रहता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी तुम्हारा ये लिखा रहता, ये एटीजीसी के मामले में अगर ये लिखा होता, तब तुम वहां पे नाइट्रोजनस मार्क करके आते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पढ़ो एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमिडीन, यूराडीन, इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड होता है, दीज आर नॉट नाइट्रोजनस बेस बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी साइन वगैरह आ जाएगा ना, वो तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। जहाँ पे भी आइन वगैरह आ जाएगा वो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे। जब आइन होगा, जैसे एडिनाइन, ग्वानाइन, नाइन जब आएगा तब वो नाइट्रोजनस बेस होगा। जब साइन आएगा, जैसे एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, तब वो नाइट्रोजन लाइक तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, जब तुम्हारा साइन आएगा तब न्यूक्लियोसाइड, जब तुम्हारा आइन आएगा तब नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। इस तरह से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई? इज इट क्लियर जूही? चलो, सो लाइक दैट हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया। होप सो की क्लास में मजा आया और तुम लोगों को पता चल गया हो कि तुम लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, किस किस क्वेश्चन में दिक्कत है और कहाँ कहाँ ज्यादा टाइम देना है। तो जाओ जाके पढ़ो आप, ठीक है। ये वाला मैं अभी जस्ट एकदम एग्जैक्ट तुम्हें भेज देती हूँ, ठीक है। चलो, ये वाला पीडीएफ जब मैं तुमको भेज दिया ग्रुप में, ठीक है, आप लोग इसको जाकर के रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने इसको भेज दिया। नेक्स्ट मिलेंगे एक और क्लास के साथ, और उसके बाद फिर हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है जी। चलो बाय बाय मेरे बच्चों, प्यारे से छोटे मोटे से स्वीट से बच्चों, टाटा। मैंने पीडीएफ भेज दिया, ओके। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल, बाय। बाय 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 बाय, टाटा टाटा।